अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मुझे ये बताइए कि क्या आप इशारों पे यकीन रखते हैं? जब इंसान बिल्कुल मायूस हो जाता है तो अपने इर्द गिर्द अपनी सिचुएशन से रिलेटेड कुछ इशारे, कुछ साइन ढूंढने लगता है। कभी कभार हमें लगता है कि देखो हमें कोई ख़ास नंबर अगर नज़र आया है, किसी का नाम किसी बिल्डिंग पर नज़र आ गया है तो ये ज़रूर कोई इशारा है। या कभी कभार आप माजी की यादों से पीछा छुड़ा रहे होते हैं और यकायक रेडियो पे कोई ऐसा नगमा, कोई ऐसा गाना बजता है जिससे आपकी यादें वाबस्ता हों, तो सम पीपल टेक इट एज अ साइन। ये जो ज़िंदगी में अनकहे से साइंस होते हैं हमारे लिए, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तभी एज अ कम्युनिकेशन एक्सपर्ट मैं अक्सर लोगों को बताती हूँ कि आपकी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो उतनी ही अहम है जितनी आपकी वर्बल कम्युनिकेशन। कभी कभार हमारी आवाज़, हमारे अल्फाज, हमारी बात वो बात कन्वे नहीं कर पाते जो हमारी हरकत और सकनात, हमारे एक्सप्रेशंस और हमारी अनकही जो बॉडी लैंग्वेज है वो बता देती है। सो ऑल ऑफ दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। लेकिन कभी कभार अपनी इस ज़िंदगी की रविश में हम ये बात भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है। हो सकता है अल्फाज आपका किसी सिचुएशन में साथ ना दें, लेकिन क्या ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत नहीं कि आपके पास कुव्वते गोयाई है, कुव्वते समात मौजूद है। एक लम्हे के लिए उनके बारे में सोचिए जिनके दिल में पता नहीं कितनी ही बातें और कितने ही जज्बात क्यों ना होते हों, लेकिन उनके पास ना अल्फाज हैं ना समात है कि वो आपके अल्फाज को सुन सकें, ना ही वो अल्फाज हैं कि अपनी बात को बयान कर सकें। ऐसे ही लोगों के लिए एक बहुत ही अहम चीज़ है साइन लैंग्वेज का। और आपको बताते चलें आज यानी 23 सितंबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड साइन लैंग्वेज के तौर पे मनाया जाता है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए कि कुव्वत गोयाई से और कुव्वत समात से महरूम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इदारे नहीं हैं और हमारी एक अपनी इंटरप्रिटेशन है। एक होती है ग्लोबल साइन लैंग्वेज, या फिर जो लोग अगर इसको सीखना चाहें तो उनके पास इंटरनेशनल मीन्स मौजूद हैं। इसके अलावा फिर आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है जिसमें ख़ास जो इशारे हैं, साइंस हैं, उनका अलग ही मतलब निकलता है। मैं आपको बताऊं कि 18वीं सदी फ्रांस में सबसे पहले साइन लैंग्वेज का इनेकाद किया गया और ये बात सोची गई कि जो लोग सुन नहीं सकते, जाहिर सी बात है वो लैंग्वेज को सीख नहीं पाते, उनको अल्फाज और नाम नहीं पता। इसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करके सोचिए कि हम मेज़ को मेज़ क्यों कहते हैं या कप को कप क्यों कहते हैं। ये एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज रही है। लेकिन साथ ही साथ किसी भी लफ्ज़ को अगर हम और आप अग्री करते हैं कि इसका मायने ये निकलता है तो इसका मतलब है ये आपके और मेरे बीच में एक मुआहदा है कि कप का नाम कप है, मेज़ का नाम मेज़ है और मेरा नाम सिदरा है। तो जब भी जो कोई सिदरा अगर बोलेगा तो मैंने रिस्पॉन्ड करना है। अगर ये बात मैंने सुनी ही ना हो, ये मुआहदा मेरे सामने हुआ ही ना हो, इसकी आगाही मुझे मिली ही ना हो, तब मैं आपसे अपनी बात कैसे करूँगी? दैट्स व्हेन द साइन लैंग्वेज केम इन। 2017 में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 23 सितंबर को वर्ल्ड साइन लैंग्वेज डे के तौर पे मनाया जाता है। ये तीसरा साल है कि जी इसको मनाया जा रहा है एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम अल्लाह ताला की इन नेमतों का शुक्र अदा करें। और हमारे इर्द गिर्द अगर कोई ऐसा शख्स है जो बोलने से और सुनने से कासिर है, महरूम है इस कुव्वत से, तो हमारा और आपका फ़र्ज़ बनता है कि ये लैंग्वेज, ये बात आम की जाए। अगर आप कहते हैं ना अक्सर कि कोई ज़बान, कोई स्किल सीखना चाहते हैं, पूरी दुनिया में बात की जाती है कि साइन लैंग्वेज अगर आपको आती है तो यकीनन आप ऐसे बेज़ुबान लोगों से बात करते हैं, उनकी आवाज़ बन सकते हैं जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जी आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आपको बताते चले मौसम में ख़िज़ा का भी वक्त आ गया है और मुझे हमेशा लगता है कि दिस इज़ अ टाइम ऑफ जिसको कहना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन। इसको एक चीज़ होती है इक्विनॉक्स के नाम पे कहा जाता है, यानी आज 23 सितंबर आपको बताती चलूँ कि पूरी दुनिया में जो इक्विनॉक्स का टाइम है वो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में ये चेंज को डिनोट करता है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि एग्जैक्ट हमें डेट पता नहीं होगी, लेकिन जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यानी जहाँ हम रहते हैं, जो दुनिया का नॉर्दर्न एरिया है, वहाँ पर अब शुरू हो रही है मौसम ख़िज़ा। और अगर साउथ की बात करें, जिन लोगों को जिनकी वाकफियत है जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में, वहाँ पे इस वक्त ख़िज़ा का नहीं बल्कि बहार का मौसम है। अल्लाह ताला ने इस कायनात को, जिसमें जैसे सूरह यासीन में भी कहा जाता है कि दिन और रात और मौसमों को मुकर्रर किया हुआ है। तो आधी दुनिया में जी ख़िज़ा का मौसम शुरू हो रहा है। जिस तरह हम ख़िज़ा को जानते हैं, इसको फॉल कहते हैं, ऑटम कहते हैं, पतझड़ कहते हैं, क्योंकि पत्ते दरख्तों से झड़ जाते हैं। लेकिन ये एक तरह की जो डेथ है, ये एक तरह से इंतकाल है चीज़ों का, लेकिन उसको हम नेगेटिव नहीं लेते क्योंकि हर पतझड़ के बाद ही बाहर आएगी। अच्छा, कमिंग बैक टू द साइंस ऑफ इट, 21 सितंबर से लेके 26 सितंबर या 25 सितंबर तक का जो वक्त है, इसमें कोई एक दिन ऐसा आता है जब दिन और रात बराबर है।
इसको ज़रा और डिफ़ाइन कर लेते हैं। जिस तरह कहा जाता है कि 21 जून को दुनिया का सबसे यानी साल का सबसे लंबा दिन होता है। इसी तरह अगर 22 दिसंबर की बात की जाती है तो कहते हैं साल के सबसे लंबी रात होती है, यानी दिन और रात का प्रोपोर्शन घटता और बढ़ता रहता है। लेकिन आज का दिन, जिसको कई लोग मानते हैं कि 21 और 26 के बीच में, जी 23 तारीख आज बन रही है, आज दिन और रात बराबर होंगे। अल्लाह ताला ने हर चीज़ में मीज़ान और तवाज़ुन पैदा किया है, इसलिए बहुत अहम है कि इस बैलेंस को हम भी समझें, अपने रिश्तों में समझें। अगर हम किसी से मेहनत की, मोहब्बत की, चाहत की उम्मीद करते हैं तो आपने भी उतना ही देना है। दिस बैलेंस इज़ रियली इंपॉर्टेंट और आज का दिन इसी बैलेंस की बात कर रहा है, यानी 23 सितंबर आपका दिन और आपकी रात बराबर है। लेकिन जिस तरह जी हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहते हैं और हमारे लिए ये ख़िज़ां का मौसम अब शुरू हो रहा है, जिसमें जहाँ पत्ते गिरेंगे वहीं आपके बाल भी बहुत ज़्यादा गिरेंगे, तो परेशान आपने नहीं होना। उसके लिए तेल शेल लगाएं, अपना खूब ख्याल रखें। और जिस तरह पत्ते को दरख्तों को उम्मीद होती है कि सारे पत्ते झड़ भी जाएं तो पत्तों ने दोबारा आना है, फिर फूलों ने आना है, फूलों के बाद फलों ने आना है, इसी तरह आप भी उम्मीद लगाइए कि आपके बाल भी वापस आएंगे। एक छोटा सा पैकेज देखते हैं। ये रिपोर्ट है जी ख़िज़ां के हवाले से कि ख़िज़ां भी उम्मीद। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे थे ये पैकेज ख़िज़ां के लिए। मुझे काफ़ी उदास पैकेज लगा। वैसे मुझे पर्सनली ऑटम इतना ज़्यादा गमगीन नहीं लगता। उन बच्चों से पूछे हमारे जैसे जिनका बचपन गुजरा हो, जिसकी वाहिद एंटरटेनमेंट या वाहिद आउटलेट जो होती थी वो स्कूल होता था। तो जी अगस्त सितंबर में क्योंकि स्कूल की शुरुआत थी तो ये टाइम है जिसको फॉल सेमेस्टर कहा जाता है। अगर आपने कॉलेज बाहर किया है, मिसाल के तौर पे आप यूरोप में या अमेरिका में कॉलेज के लिए गए थे, तो फॉल सेमेस्टर तो एक नई बिगनिंग को डोनेट करता है। यानी और ख़ास तौर पे ये जो पत्ते गिरे हुए होते हैं, अगर आपका ऐसी जगह पे रहना हो जहाँ बहुत सारे दरख्त हैं या पार्क कहीं करीब है, तो ये पत्ते जब ढेर लग जाते हैं नीचे और गिरे हुए होते हैं, उसमें खेलना और उसके ऊपर उछलना कि उसकी कच 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 आवाज़ आए, आई मीन देयर इज़ एक्चुअली ब्यूटी इन एवरीथिंग, और इसी बात को हमें याद रखना चाहिए। अच्छा जी, ज़रा नज़र डालते हैं लंदन के स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ। स्कॉटलैंड यार्ड में आपको बताते चलें कि जो उनका यूनिफॉर्म था उसके अंदर हिजाब इंक्लूडेड नहीं होता था। अगर आपने हिजाब लेना है, ख़वातीन, मुस्लिम ख़वातीन अगर स्कॉटलैंड यार्ड की फोर्स में शामिल होती थी तो उनको बाकायदा इजाज़त लेनी पड़ती थी अगर वो हिजाब करना चाहती हैं। लेकिन अब उनके यहाँ रद्दबदल आई है। एक तो सबसे बड़ी बात कि मुस्लिम कम्यूनिटी यूके में बहुत बड़ी है और इसी हवाले से इनकरेज करने के लिए अपनी फोर्सेस को, अपने हर इदारे को मज़ीद डाइवर्स और इंक्लूसिव बनाने के लिए कि हर शख्स बग़ैर ये सोचे कि भाई क्या मेरे जो अकायद है, मेरा जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो इसके साथ मुवाफ़िक भी है या नहीं, किसी भी ख्वाब को, किसी भी करियर को परसू कर सके। सो नाउ यू डोंट हैव टू टेक द परमिशन। अगर आप एक खातून हैं, मुस्लिम खातून हैं, हिजाब ऑब्ज़र्व करती हैं, यू आर वेलकम इन द स्कॉटलैंड यार्ड। और ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है और माशरे की तब्दीलियों को मद्देनज़र रखते हुए हैं। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ेंगे और एक ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है। लेकिन एक बहुत ही परेशान हाल इस वक्त पंजाब में हमें नज़र आ रही है, वो ये कि वहाँ पे डेंगू बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इतने ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। आज हमने सोचा कि इसी हवाले से बात करेंगे, लेकिन एक नज़र ज़रा डाल लेते हैं कुछ दुनिया भर की ख़बरों पर भी। तो वर्ल्ड राउंड अप का पैकेज हमारे पास है, उसको देखते हैं। उसी के साथ हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डेंगू फीवर और तिब्बे नबवी की नज़र से किस तरह इस मोज़ी मर्ज से निजात पाई जा सकती है, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, ये भी देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। आपने कभी मॉडल्स को रैंप पर कचरे से बने लिबास में कैटवॉक करते देखा है? अगर नहीं तो हम दिखाते हैं। न्यूयॉर्क में इस साल भी रैपिडली ट्रैशी फैशन शो हुआ। डिजाइनर्स ने कचरे के इस्तेमाल से नित नए डिजाइन के जोड़े बनाकर सबको हैरान कर दिया। ट्रैशी फैशन शो की फातेह डिजाइनर ओकेंद्रा एलिवो है, जिन्होंने पिछले साल ट्रैशी फैशन शो में भी पहली पोजीशन हासिल की थी और इस बार भी ये पहली पोजीशन लेने में कामयाब हो गयी। ये है नन्ना ज़ेबरा, यानी ज़ेबरे का नायाब चितकबरा बच्चा। कीनिया में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफरों ने ज़ेबरे के एक ऐसे बच्चे की तस्वीर खींची है जो चितकबरा है, यानी इसके जिस्म पर सफेद निशानात हैं जो दूसरे ज़ेबरों से बिल्कुल अलग है। सिर्फ 2 दिनों में ज़ेबरे के इस चितकबरे बच्चे की तस्वीर और मुख्तसर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। बाज़ लोग इसे जाली करार दे रहे हैं, लेकिन जंगली हयात के माहिरीन का कहना है कि ये तस्वीर असली है और लाखों में से कोई एक ज़ेबरा इस तरह का हो सकता है। व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का एहतमाम। खातून अव्वल मेलानिया ट्रम्प तवज्जो का मरकज। $6000 का गाउन पहना। व्हाइट हाउस को खूबसूरती से सजाया गया। अनवा अक़साम के खाने रखे गए और समंदर की गहराई में शादी का पैगाम दे डाला। लुधियाना के शहरी ने प्लास्टिक बैग में रखा खत भी दिखाया। खूबसूरत पैगाम पर लड़की खुशी से निहाल हो गई।
वेलकम बैक। और जनाब अली, एक छोटा सा अल्लाह ताला की क्रिएशन यानी मच्छर कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट कर सकता है। मलेरिया, डेंगू, क्या क्या ख़तरनाक बीमारियां इसकी वजह से लाहक नहीं हो जाती। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अल्लाह ताला की तरफ से तनबीह भी होती है। बॉडी में कोई भी इस तरह की बीमारी, कंडीशन, वायरस तब आता है जब तवाज़ुन कायम नहीं होता। और आज जो हम बात कर रहे हैं जी 23 सितंबर की, जब दिन और रात तकरीबन बराबर हैं, तो यही कहा जा रहा है कि तवाज़ुन, पूरी चीज़ों में बैलेंस लेके आएँ, नींद का बैलेंस का ख्याल रखें, अपनी सोचों में बैलेंस लेके आएँ, अपने मिजाज में बैलेंस लेके आएँ, जो मैं बड़ी कोशिश करती हूँ। लेकिन जी मेरे पास बड़े टेस्ट हैं यहाँ पे, एक के बाद एक मेरा इम्तिहान चल रहा होता है। एनीवेज, कमिंग बैक टू डेंगू, बहुत सारे केसेस, सैकड़ों केसेस हमारे पास पंजाब में सामने आ रहे हैं, कराची में भी हुआ है, और बहुत ही तकलीफ दह बीमारी है जिसमें आपको यकीनन लगता है कि आपके जिस्म से सारी तवानाई, सारी एनर्जी चली गई और आपको रिकवर करने में भी बहुत टाइम मिलता है। मुख्तलिफ किस्म के टोटके, लाइफ हैक्स, प्रिवेंशन टिप्स आप सुन रहे हैं, जिसमें कुछ साइंस बेस्ड चीज़ें भी हम आपको बताते हैं, जिस तरह के जी फजर के वक्त और मगरिब के वक्त ये ज़्यादा एक्टिव, फजर के वक्त सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है ये जी डेंगू का मच्छर। तो अगर आपको चहलकदमी की आदत है या सुबह सुबह आप वज़ू कर रहे हैं तब, तो वो पानी जो है, क्योंकि साफ़ पानी में पैदा होने वाला मच्छर, उसका ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। पूरी आसीनों के कपड़े पहने अगर बाहर जाते हैं, और दूसरी एहतियाती तदाबीर। लेकिन एक नज़र डालते हैं तिब्बे नबवी की तरफ, जिसमें यकीनन हमारे लिए शिफा ही शिफा है और हिदायत भी है। तो आज मौजूद हैं आगा अब्बास साहब, उनसे जानते हैं कि तिब्बे नबवी की रूह से हम किस तरह डेंगू मर्ज से बचाव कर सकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता डेंगू हो जाए तो फिर अपने आप को रिकवर करने के लिए क्या किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ये तवाज़ुन की थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं। किस तरह लेके आए भाई अपनी ज़िंदगी में? तिब्बे नबवी हमें क्या कहती है? जिस तरह कहा जाता है ना, भूख भी इतना ज़्यादा सैर होके मत खाओ, थोड़ी सी भूख छोड़ दो। जी हाँ। ये कितना आसान या मुश्किल है आजकल की ज़िंदगी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, मैं तिब्बे नबवी की रोशनी में ये बता सकता हूँ कि डेंगू के मर्ज से बचा कैसे जा सकता है। सही। और फिर दूसरे उसमें हम बताएंगे कि ये इससे अगर हो गया है तो फिर अब इलाज कैसे करें। ठीक है। सबसे पहले मैं अर्ज़ करना यह चाहूँगा कि हर नमाज के बाद, और 2009 में इसी स्टूडियो से मैंने बहुत बताया है डेंगू फीवर के लिए। अच्छा, हर नमाज के बाद अगर आयतल कुर्सी एक मरतबा पढ़ ली जाए तो अगर मच्छर काटेगा तो किसी किस्म का बुखार, डेंगू का, मलेरिया का किसी किस्म का नहीं होगा। अगर मामूल बना लें, रोज़ाना आयतल कुर्सी हर नमाज के बाद एक मरतबा पढ़ें। अच्छा, उसके अलावा खजूर के दरख्त की जो शाख होती है, डंडी होती है या लकड़ी होती है, उसको अगर अपने घर में, अपने सहन में थोड़ा सा जला लिया जाए तो उसके धुएं से मच्छरों के अपने अंदर जो जहर है वो जहर बेकार हो जाएगा। ये पहले भी मैंने शायद 2-3 महीने पहले भी मैंने बताई थी ये बात। उस जानवर के, उस हशरातुल अर्ज़ के अपने अंदर जो जहर मौजूद है वो जहर बेकार हो जाएगा। अगर वो आपको काट भी ले तो वो बेफायदा हो जाएगा। अच्छा, इसकी थोड़ी सी लॉजिक भी बताइएगा, क्या लगता है? यानी पहले बड़े बूढ़ों की अगर बात की जाए, मुझे याद आ रही है मेरी दादी, वो मगरिब के वक्त में अगर उन्होंने कोई ख़त्म किया है, कोई वैसे नमाज से पहले बाकायदा बड़ा एहतमाम होता था अगरबत्ती जलाने का, लोबान जलाने का, उसकी धुनी देने का। इससे क्या क्लेंजिंग होती है हमारे स्पेस की? देखिए, दुनिया जो चल रही है सब लहरों पे चल रही है। आज हम कराची से बैठ के अमेरिका एक सेकंड में बात करते हैं, एक सेकंड के वक्फे के बावजूद हमारी आवाज़ अमेरिका जाती है। क्यों? ये सब लहरें हैं। इसी तरह जो खुशबू होती है वो हमारे इर्द गिर्द पॉजिटिव लहरें पैदा कर देती है। जब पॉजिटिव लहरें पैदा हो जाती हैं, जो नेगेटिव लहरें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। ये लहरों का कमाल है। और ये जो खुशबू है, इसकी वजह से ये क्योंकि मच्छर जो है शैतान है, शैतान का आलयकार है, इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है, वो दूर हो जाता है खुशबू से। इसलिए बहुत से लोग लोबान जलाते थे, हरमल जलाते थे, अस्पन जलाते थे, उसकी धूनी लोग घरों में दिया करते थे। लेकिन अब चूंकि हम लोग इससे बहुत दूर हो गए हैं, अब हम लोग इससे कतराते हैं। अच्छा, आयतल कुर्सी पढ़ी जाए, ये लकड़ी जलाई जाए, इसके अलावा शहद खाया जाए। शहद में जो मलका मक्खी छत्ते के अंदर शहद बनाती है उसको कहते हैं रॉयल जेली। रॉयल जेली, अगर 500 ग्राम शहद है उसमें 100 ग्राम रॉयल जेली हो और 100 ग्राम प्रोपोलिस हो। प्रोपोलिस क्या होता है? जब खुदा शहद बनाता है, उसके अंदर, छत्ते के अंदर परवरदिगार के हुक्म से शहद बनता है। जब मक्खियाँ शहद बनाती हैं, शहद के ऊपर एक लेयर होती है और एक नीचे लेयर होती है, उसको प्रोपोलिस कहते हैं। और शहद जिस दरख्त पे लगा होगा उसके इर्द गिर्द 20 से 30 इंच के करीब कोई मच्छर, कोई कीड़ा, कोई सांप, कोई बिच्छू, कोई भी नहीं आएगा। उसका कमाल ये है। अच्छा, जब प्रोपोलिस भी 100 ग्राम मिला लिया आपने और 100 ग्राम रॉयल जेली मिला ली 500 ग्राम शहद में, जब आप उसको रोज़ाना आधा चमचा सुबह, आधा चमचा शाम खा लें
आपको चाहे डेंगू कार्ड भी ले, आपको कुछ नहीं होने का। अच्छा, मैं अक्सर सोचती हूँ कि जब हम चीज़ों की गहराई में जाते हैं, जैसे मक्खी के छत्ते की तरफ भी देखें कि उसको कितनी मेहनत से ये मक्खियाँ शहद बनाती हैं, फिर कुदरत ने, कायनात ने, अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत के लिए की चीज़, यानी हर चीज़ में एक कायनात है पूरी आप जैसे हम अक्सर, मुझे याद है कि मेरी एक बायोलॉजी की टीचर हुआ करती थी, वो कहते थे कि यूनिवर्सल स्टडीज़ आप जिस चीज़ में स्पेशलाइज करेंगे, जितना उसकी गहराई में जाएंगे, यू विल सी कि इट्स अ यूनिवर्स ऑफ इट्स ओन। आगा साहब, एक सवाल और आपसे करना चाहूँगी, ये तो सारी हमने प्रिवेंशन टिप्स की बात की। बिल्कुल। अगर डेंगू हो जाता है, यानी एक तो परसिस्टेंट आपका हाई फीवर रहा है, नकाहत बहुत महसूस हो रही है, आपको पेन्स भी, बॉडी एक्स भी हो रहे हैं, और टेस्ट कराने के बाद ये पता चल गया है कि डेंगू है, तो फिर क्या करना चाहिए? ठीक है, देखिए मेरे सामीन, मेरे सुनने वाले इन सब बातों को नोट करें, जो मैं 3 टिप्स बताऊंगा, इनको नोट करें और इनसे बहुत फ़ायदा उठाएंगे। मैंने 2009 में, 2010 में, 2011 में इसी स्टूडियो में बहुत बताया डेंगू के लिए, और लोगों ने बेहिसाब फ़ायदा उठाया। देखिए, अगर डेंगू फीवर हो जाए तो एक कागज़ पर सुबह के टाइम पे, नमाज फजर के टाइम क़िबला रुख होकर बैठ जाइए और एक कागज़ पे लिखिए, कुरान की एक आयत है, सूरे अंबिया आयत नंबर 69, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल या नारकूनी बरदों व सलामन अला इब्राहीम, ए आग तो इब्राहिम के लिए सर्द हो जा। अल्लाह ने ऐसा हुक्म दिया आग को, यानी कि बुखार को, बुखार भी आग होता है, आग को ऐसा हुक्म दिया, अगर ये आयत लिखी जाए और लिखने के बाद यहाँ सर पे, माथे पे बांध ली जाए, तो मेरे मौला इमाम हसन अस्करी इस्लाम फरमाते हैं, अगर इसको सर पे, माथे पे आप बांध लेंगे, आपका बुखार चाहे किसी भी किस्म का होगा वो उतर जाएगा। और मैंने इसके तजर्बे 1 नहीं, 2 नहीं, 1000 नहीं, लाखों दफ़ा किए हैं, लाखों लोगों को बताया, और लाखों लोगों ने मुझे यही फ़ोन करके बताया कि साहब बुखार हमारा उतर गया। दूसरी तरकीब बता रहा हूँ, दूसरा नुस्खा बता रहा हूँ, अगर बुखार किसी सूरत कम नहीं हो रहा तो एक ज़र्फ़, शीशे के ज़र्फ़ पर थोड़ा सा आब ज़मज़म और थोड़ा सा खाके शिफा को मिलाएं और लिखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कौलन सलामुन कौलन मिन रब्बे रहीम, सलामुन कौलन मिन रब्बे रहीम, सूरह यासीन, सूरह यासीन की आयत है, सलामुन कौलन मिन रब्बे रहीम, ये तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हें सलाम हो, ये लिखिए। और लिखने के बाद उसको ऐसे घोलिए पानी के अंदर, वो जो आप आब ज़मज़म और खाके शिफा से लिखेंगे, फिर आब ज़मज़म से उसको तहलील कीजिए, तहलील करने के बाद वो मरीज़ को पिला दीजिए, मेरी गारंटी है बुखार उतर जाएगा। तीसरी तरकीब बता रहा हूँ, जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि अगर बुखार किसी हालत में नहीं उतर रहा है, 1000 मरतबा सूरह तौहीद पढ़ें और मरीज़ के ऊपर दम कर दें। मेरे तजर्बे में है, लामहदूद तजर्बे किए इस पर मैंने, आप देखेंगी कि बुखार उतर जाएगा। बुखार से घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसके हल भी मौजूद है, हर चीज़ का हल मौजूद होता है, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। आगा साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि इंशाल्लाह आपकी इन तजावीज़ से और इलाज से लोग जब रिकवरी की तरफ चले जाएंगे, यानी उसका ज़ोर टूट गया है, डेंगू ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी नकाहत फ़ील कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आपके पास बहुत सारे तजावीज़ होंगी कि अपनी एनर्जी को, अपनी ताकत को दोबारा बहाल कैसे किया जाए, लेकिन खुसूसन जो शख्स अभी अभी डेंगू फीवर से उठा हो, उसको क्या करना चाहिए? देखिए, उसको ये करना चाहिए कि खजूर को नाश्ते के टाइम पर ज़रूर खाना चाहिए। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई नाश्ते में खजूर खाएगा तो उसकी तवानाई बेहिसाब बढ़ जाएगी। और खजूर का एक दूसरा फ़ायदा ये भी है कि खून के अंदर से चुन चुन के जरासीम को हलाक कर देता है। अच्छा, दूसरी चीज़ बता रहा हूँ, जौ का सत्तू ज़रूर पीना चाहिए, जौ का सत्तू ज़रूर पिएं। जौ के सत्तू से 70 किस्म के अमराज का इलाज उसमें मौजूद है, और जौ का सत्तू वो चीज़ है जो जिब्राइल अमीन, परवरदिगार की तरफ से जिब्राइल अमीन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही खुदा के ज़रिए से उसका फार्मूला बताया कि इसको, जौ को पहले पीस लीजिए, पीसने के बाद इसको किसी भी बर्तन पर, किसी भी गर्म ज़र्फ़ पे, यानी कि चूल्हे पे रखा हुआ तवा हो या कढ़ाई हो, उसमें इसको हल्का सा भून लीजिए। जब भून लेंगे तो ये सत्तू तैयार हो जाएगा। इसमें 70 किस्म के अमराज की दवा है और इसकी तवानाई इतनी तेज़ी से बढ़ाता है। मैंने ऐसे ऐसे मरीज़ देखे हैं जो अगर बिस्तर मर्ग पर रहे और नकाहत रही और ज़ईफ़ी है, बुढ़ापा है, ज़ौफ़ है, तो वो 20-20 साल जौ का सत्तू पी पी के ज़िंदा रहे। ये तमाम ग़िज़ाई कमी को पूरा भी करता है। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए और ये टिप्स देने के लिए। डेंगू से बचिए जनाब आली, और ख़ास तौर पे ये भी कि इन टिप्स का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि
मैं देख रही थी कल तक कि उसमें सैकड़ों 300+ केसेस रोज़ाना की तादाद में आ रहे हैं, ख़ास तौर पे पंजाब में। बड़ी सिंपल सी टिप्स हैं जिसके ज़रिए से आप अपने आप को महफूज भी रख सकते हैं, और अगर खुदा न खासा आपने डेंगू एक्वायर कर लिया है, आपको इस मर्ज़ ने आप पे हमला आवर हो गया है, तो भी इससे जान छुड़ाई जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे। देयर इज़ अ लॉट मोर इन स्टोर विद अस टुडे, सो स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। ज़रा नजर डालते हैं जी आज की टॉप स्टोरीज पे। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज आज इन फोकस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया कि मिलो पाकिस्तान से हमारा सेगमेंट, जिसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं ड्रीमर्स एंड अचीवर्स से। तहजीबी हिसाब से अभी भी हमें बड़ा मुख्तलिफ लगता है, बड़ा मुनफरद लगता है जब ख़वातीन एडवेंचर स्पोर्ट्स में जाएँ, क्लाइमर्स बने, ट्रैकर्स बने, या फिर MMA यानी मिक्स मार्शल आर्ट्स की तरफ जाएँ। आज की हमारी मेहमान ये सब कुछ करती हैं एंड मोर देन दैट। इनका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? क्या हम हमेशा ऐसी ख़वातीन को, ऐसी लड़कियों को देख के सोचते हैं कि इनका एनवायरनमेंट मुख्तलिफ था, या एक खुद कुछ कर गुजरने की लगन थी जिसकी वजह से हो सकता है उनके सामने भी मुश्किलात आई हों, बट उन्होंने हार नहीं मानी। हमारे साथ मौजूद है गुल अफशां। अस्सलाम वालेकुम गुल, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। गुल, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई? अगर मैं इसको जर्नी को ट्रैक बैक करने को कहूँ, माशाल्लाह यूर स्पोर्ट्स वुमन, ट्रेंड MMA हो, क्लाइमर, ट्रैकर, साइकिलिस्ट, मोटरसाइकिलिस्ट, पहला कोई एक शौक होगा जिसके बाद फिर ये कहानी आगे बढ़ी, वो क्या बिल्कुल था? बिल्कुल। जब मैं अपनी इंजीनियरिंग कर रही थी, जब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी लाइफ में थी, तो उस वक्त से मुझे फैसिनेट करता था ट्रैवल करने के लिए। और वो मेरे फादर की तरफ से ही था, क्योंकि मेरे फादर मेरी दादी को हज कराने भी गाड़ी पे लेके गए थे। ये कौन से साल की बात है? ये पाकिस्तान बनने के कुछ साल बाद की बात है, बिल्कुल अर्ली टाइम। बिल्कुल अर्ली। ही वाज इन आर्मी, और ये उनका पैशन था, ट्रैवलिंग करते थे, लेकिन हम लोग उस तरह से नहीं कर पा रहे थे। एंड देन जब मेरी इंजीनियरिंग हो गई, मेरी जॉब लग गई, तो उस वक्त मैं साइकिलिंग किया करती थी नॉर्मल घर में, आसपास करीब चली गई, या टेक्सला से एबटाबाद तक चली गई, ज़्यादा से ज़्यादा ये मेरी साइकिलिंग होती थी। देन प्लान किया, क्योंकि मुझे नॉर्थ देखने का शौक था, और मैंने 2015 में मेरा पहला नेशनल रिकॉर्ड था, फिर मैंने इस्लामाबाद से खुजराब तक साइकिलिंग की थी। और वो जस्ट फॉर फन था, मुझे नहीं पता था कि ये रिकॉर्ड ब्रेक होगा। कभी कोई पाकिस्तानी लड़की इतनी हाइट पे नहीं गई, और मीडिया इतना अप्रिशिएट करेगा इस चीज़ को। बस फिर साइकिलिंग मेरा बनता गया। एंड देन मैंने फिर पैराग्लाइडिंग की तरफ आई। पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग मैंने आर्मी से ली। पैराग्लाइडिंग का भी रिकॉर्ड किया, 7,800 फीट से मैंने जंप किया था इन काकलश, ये चित्राल के पास एक जगह है काकलश प्लेन्स, वहाँ पे। देन उसके बाद मुझे KP के घूमने का शौक था, तो आई डिफाइन कि मुझे मोटर बाइक पे आना है, क्योंकि साइकिलिंग पे सफ़र बहुत स्लो होता था। तो मुझे बेसिकली ट्रैवलिंग करने का शौक था, और ये सब टूल्स थे, कभी पहाड़ों को ऊपर से देख रही हूँ, कभी साइकिलिंग कर रही हूँ, तो मोटर बाइकिंग पे आई। और फिर मोटर बाइकिंग में मैंने पूरा खैबर पख्तूनख्वा किया सबसे पहले 22 दिनों में, फिर पिछले ही साल मैंने पूरा पंजाब किया 12 दिनों में। तो गुल, मुझे बताओ कि कभी, जाहिर सी बात है, व्हाट आई नोटिस, और आपकी पर्सनालिटी से भी लगता है कि यू आर अ वेरी बोल्ड पर्सन, अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? बस आ गया। और आई थिंक ये ट्रैवलिंग से ही हुआ है। अच्छा, ट्रैवलिंग से पहले मैं इतनी बोल्ड और इतनी ओपन नहीं थी। देखिए, मुझे जैसे फॉर एग्जांपल याद है, अब मैं जब डिबेट्स करती थी अपने स्कूल में, मुझे लगता था पूरी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह डिबेट्स करते करते घूमी और मुख्तलिफ चैम्पियनशिप्स में हिस्सा लिया, लेकिन जो पहली चैम्पियनशिप थी लाहौर की, उसमें मुझे लगता था पता नहीं मुझे घर से इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी। बिल्कुल आपके जहन में भी यानी सपोर्टिव एक इन्वायरमेंट हो, लेकिन मिसाल के तौर पर तुमने एबटाबाद से टैक्सला जाने का फ़ैसला किया, या फिर खुजराब तक चली गई, तो उसमें कोई ऐसा था जो लाइफ में मोगैम्बो बना हो? नहीं, मम्मा थी। मम्मा तो बिल्कुल उनको नहीं था, नहीं पसंद था। नहीं बिल्कुल भी नहीं। वो डरती थी कि इस तरह जा रही हो अकेली, और पाकिस्तान में इस चीज़ को उस तरह से सपोर्ट भी नहीं किया जाता, और नेबर्स देन फैमिली मेम्बर्स सब बातें भी करते थे। तो फिर जब उनको मैंने बिठा के समझाया कि नहीं, ये मैंने करना है, मुझे इसी से खुशी मिलती है, फिर कहती थी इंजीनियरिंग की है तो जॉब भी करो, ये 4 साल तुमने डिग्री की है। तो मैंने अपने पैशन और प्रोफेशन दोनों को साथ साथ देके चला। अभी भी जॉब कर रही हूँ, और बाय पैशन ये सारी चीज़ें भी कर रही हूँ। तो गुल, कोई पार्टनर इन क्राइम था? जैसे होता है ना कि लड़कियां अक्सर अपने ब्रदर में या कोई और दोस्त में कोई एक पार्टनर ढूंढ लेती हैं जिसके साथ आप ये करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, बिल्कुल तनहा निकलती हो, या कोई ऐसे दोस्त हैं जो आपके जैसा शौक? शुरू में मैं बिल्कुल अकेली ही थी,
देन मेरी शादी हुई है अभी अभी, तो अब मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही होते हैं, तो वो फिल्म मेकर हैं, तो जितनी भी वीडियो जर्नीज की होती है वो सारा वही। अच्छा, वो आपने व्लॉग्स भी बनाना शुरू किया? बिल्कुल, डॉक्यूमेंट्रीज पे फोकस होता है, क्योंकि जब मुझे नज़र आ रहा था कि इस चीज़ को आवाज़ मिल रही है पाकिस्तान में, डिफरेंट ब्रांड्स भी आ रहे हैं, डिफरेंट मीडिया चैनल्स भी आ रहे हैं, तो क्यों ना इसको पाकिस्तान के मुफाद के लिए यूटिलाइज करूँ। एंड देन जब मैं मोटर बाइकिंग पे जाती हूँ तो मेरे साथ हमेशा एक सोशल कॉज होती है जिसके ऊपर मैं बात करती हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट है, वुमेन इन स्पोर्ट्स है, एजुकेशन है, तो उन जगहों पे जा जाके उस पॉजिटिव एस्पेक्ट को मैं हाईलाइट कर रही होती हूँ। अच्छा गुल, अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा फोकस आया और राइटली सो ऑन क्लिनलीनेस, ऑन हाइजीन, और लोगों ने कहा, जैसे कल परसों भी हमने एक स्टोरी कवर की कि हम नॉर्दर्न एरियाज़ को सयाही मुकामात के तौर पे हम उनको फ़रोग़ तो दे रहे हैं, लेकिन लोगों में इतनी आगाही, इतना शऊर नहीं है, वो वहाँ जाके चीज़ों को गंदा कर देते हैं, अपना गार्बेज वहीं छोड़ आते हैं, इको फ्रेंडली नहीं है हमारा टूरिज़्म। इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये चीज़ मैंने भी नोट की, जब भी ट्रैवल करते थे और हम देखते थे ख़ासकर नॉर्थ में, जब पंजाब, सिंध या बाकी सूबों से जब लोग आते थे तो वो लोग सारा कचरा फेंक रहे होते थे, और हम देख के कहते थे कैसे लोग हैं, आप लोग एजुकेटेड हैं, आपको पता होना चाहिए, जिस तरह आप अपने घर को साफ़ करते हैं, आप किसी और जगह पर जा रहे हैं, और भी नेचुरल चीज़ है, एक नेचर है जिसको आपको साफ़ सफाई का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, और वो लोग उसको नहीं कर रहे होते थे। हम लोग कहते भी थे, लेकिन उस तरह का अवेयरनेस नहीं थी उन लोगों में। और अब आपको लगता है कि कुछ तब्दीली आ रही है? थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आई थिंक अभी भी इन्हें और एजुकेट करने की ज़रूरत है इस चीज़ में। सही। और आप जो मुख्तलिफ इलाकों के बारे में हमारा एक जहन स्टीरियोटाइप किया हुआ है, हम समझते हैं, जैसे आपने खुद कहा कि लड़कियां क्योंकि ज़्यादा नहीं निकलती थी तो सोचा जाता था कि बहुत अनसेफ है, लड़की जा ही नहीं सकती अकेली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यू नेवर हैड एनी नेगेटिव एक्सपीरियंस? बिल्कुल भी नहीं। और मुझे अभी भी याद है जब मैंने KPK किया था, खासकर तब लोगों ने बहुत कहा था कि तुम करक जाओगी, लाची जाओगी, और ये कोहाट वाला एरिया या डेरा इस्माइल खान जाओगी, तो वो जगहें ऐसी हैं कि वैसे तो लड़कियां जाती नहीं हैं, और दूसरी बात अगर जाती हैं तो वो बाइकिंग कॉस्ट्यूम में बाइक पे नहीं जाती। तो मैं अकेली गई थी वहाँ पे और कुछ भी नहीं हुआ। लोगों के रवैये आपको कैसा लगे, जो मकामी लोग थे, जो कम्युनिटीज़ थी? यानी मैंने तो ये देखा है कि हम बड़े मेहमान नवाज लोग हैं ना, तो दिल खोल के अगर आपको खुदा ना खासा कभी कोई ज़रूरत पड़े, आपकी बाइक ख़राब हो जाए, खाने पीना चाहिए, रात को अगर आपने स्टे ओवर करना है, तो देयर ऑलवेज ऑप्शंस अवेलेबल, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं लगा कि कोई रवैयों में मुख्तलिफ चीज़ है? नहीं, और मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब मैं जब किसी नए इलाके में जाती थी, जस्ट लाइक डेरा इस्माइल खान गई हूँ, तो वहाँ पे लोग मुझे खुद जगहें भी बता रहे होते थे, लेके भी जा रहे होते, एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रहे होते थे, और खाना तो ऑलमोस्ट मेरा फ्री होता था। मेरे से पैसे नहीं लेते थे जहाँ भी जाती थी। ख़वातीन के बारे में क्या कहेंगे? जैसे आपने खुद वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, ऐसे इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट होता है, ख़वातीन घरों में रहती हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर भी नहीं करती, समझती ना इजाज़त मिलेगी ना कर पाऊँगी, जब वो आपसे मिलती थी तो उनमें कोई तब्दीली आपने देखी? बिल्कुल, वो उनकी आंखों में एक स्पार्क होता था, जब चमक आ जाती थी जब मेरे साथ बैठती थी। और जब भी मैं किसी नई जगह पे जाती थी, अगर स्टे करती थी, तो सुबह अक्सर गांव वाले लोग मिलने के लिए आ रहे होते थे, खासकर ख़वातीन, बच्चियाँ। देन मेरा यही होता था कि मैं उनको इस चीज़ पे प्रमोट ना करूं कि आप बाइक्स पे आएँ, लेकिन इस चीज़ पे प्रमोट करूं कि आप एजुकेशन की तरफ बच्चियों को भी जाने दें। जितना आप लड़कों पे इन्वेस्ट करते हैं, उतना आप लड़कियों को भी एटलीस्ट करें। और पता नहीं कितनी जगह जहाँ गुलफ्शां गई होंगी, जिस तरह आज आप इनको टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, जब इनको इन फ्लैश लोग इनसे मिले होंगे, बाकायदा इनसे मुलाकात की होगी, तो पता नहीं कितनी लड़कियों को आपने इंस्पायर किया होगा। मे बी अ लॉट ऑफ देम वुड वांट टू बी बाइकर्स और एटलीस्ट टेक रिस्क्स इन लाइफ, यानी ज़िंदगी में कुछ नया करने की जुस्तजू तो हो। बहुत बहुत शुक्रिया गुल हमारे साथ मौजूद होने का। इसी तरह आपका सफ़र, आपकी जर्नीज आगे बढ़ती रहें और पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज लेके आप आगे बढ़ो। हम बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे जल्दबाजी के हवाले से। सो स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। इनका एक सही वक्त का फैसला उनको रातों रात अमीर कर देता है, सक्सेस पे ले जाता है, एंड पीपल थिंक दैट इट वाज अ टाइमली डिसीजन। ऑन दी अदर हैंड हमारी जो सड़कों पे ट्रैफिक के मामलात में कई हम एक्सीडेंट्स देखते हैं और उसमें भी जल्दबाजी का एक अंसर होता है। समझा कि जी अभी 10 सेकंड हैं सिग्नल खुलने में, लेकिन क्या हुआ, सड़क खाली है, मैं गुजर ही जाता हूँ, एंड दैट कॉस्टेड पीपल देयर लाइव्स। आज हमने बल्कि ख़बरों में भी आपको इंक्लूड करके बताया कि एक बस थी जो पहाड़ से टकरा गई और 26 लोगों की के जाबहक होने का बायस बनी। सो जल्दबाजी कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुँचाती है। सो वॉट वी रियली नीड इज़ नाइदर प्रोक्रेस्टिनेशन
नाइदर बीइंग वेरी वेरी यू नो आउट देयर, लेकिन कुछ मियाना रवि जिसमें आप में तहम्मुल भी हो और साथ साथ इतना भी तहम्मुल ना हो कि वक्त गुजर जाए, बालों में सफ़ेदी आ जाए और आप सोच रहे हैं ये डिसीजन लेना भी है या नहीं लेना। तो ये सही टाइमिंग क्या है? व्हाट डिफाइंस जल्दबाजी, और किस चीज़ को आप कहेंगे कि सही वक्त पे सही फैसला लिया गया? इस पर हम बात करेंगे। आई हैव अ वंडरफुल पैनल विद मी टुडे जो कि इसकी मोटिवेशनल साइड से, पर्सनल एक्सपीरियंस साइड से, कॉर्पोरेट लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पहलू होता है उसको भी लेकर चलेगी। आपका कॉल्स का तो हमें इंतजार रहेगा ही। नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आइए आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ हमारे पैनल से। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा बेला, शी इज़ बिन ऑन माई शो अर्लियर ऑन एज वेल। कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, वन ऑफ द मोस्ट पायनियरिंग पीपल बिकॉज शी टॉक्स अबाउट लीडरशिप, शी ट्रेन्स विद कॉर्पोरेट लीडरशिप, और इसके अलावा बहुत सारे अहम फोरम्स पे पाकिस्तानी वुमेन की नुमाइंदगी भी कर चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर उज़मा, माहिर नफ्सियात हैं, और ये एक ऐसा मेरे ख्याल में सब्जेक्ट है जिसमें मैं समझती हूँ कि जितनी गहराई में जाया जाए उतने नए नए एंगल्स निकलते रहते हैं। एंड लास्ट but definitely not the least, we have the corporate trainer with us today, Burhan Shah, who's also a life coach. मुझसे ज़्यादा मुझे लगता है इस वक्त किसी को लाइफ कोच की ज़रूरत नहीं। बुरहान, are you available? Hi, how are you? Hi, how are you? I'm good. क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, आने से पहले हम ज़रा मूड सेट कर रहे थे तो हमने एक बड़ी ज़बरदस्त बात पे हम जाके अटके और हमने कहा कि ये ज़रूर हम अपने व्यूअर्स से शेयर करें। Don't be a mood seeker, be a mood creator। यानी अपने इर्द गिर्द हम अक्सर कहते हैं ना, सुबह सुबह ख़वातीन कहती हैं सुबह ही ऐसी बात कि हमारा मूड ख़राब हो गया। डोंट गिव दैट पावर टू अदर पीपल, कीप दैट पावर विद योर सेल्फ। खुद अपनी एनर्जी लेके बढ़ें, लेकिन इसमें अक्सर हम जहाँ पे जाके अटकते हैं ना, वो यही टाइमिंग वाला इशू है। आयशा, जल्दबाजी आपके लिए क्या है? आई थिंक जब भी मैं या एनीबडी जो जल्दबाजी में फैसले करते हैं, वी ऑलवेज रिग्रेट। तो आई टीच, इवन येस्टरडे आई हैड अ सेशन एंड आई वाज टीचिंग द वन बेसिक थिंग जो कि स्ट्रेस को भी मैनेज करती है, जो लाइफ को भी मैनेज करती है, एंगर को, इट्स टू स्लो डाउन। व्हेनेवर यू फील कि ज़िंदगी हाथ से निकल रही है, उसी वक्त स्लो डाउन हो जाएं। एंड जल्दबाजी, आई थिंक इसकी जितनी भी, मेरे से ज़्यादा बड़ा आपका पैनल है, बुरहान है, डॉक्टर साहब हैं, तो दे वुड बी ऑल्सो टेलिंग यू, बट आई पर्सनली फील कि एंड व्हाट आई डू, आई go offline completely and I slow down. I take one thing slowly and then the other thing, and this is what I teach. मिजाज का हिस्सा भी होती है ना उसमें, आप क्या कहेंगी? कुछ लोगों के मिजाज में जल्दी होती है। एक वो बच्चा नहीं होता जिसमें इतनी एनर्जी होती है, जब आप वो सारे बच्चों को एक साथ टैबलो में डांस करा रहे थे, जो एक बीट को मिस कर रहा होता है, वो ज्यादा तेज जा रहा होता है बाकी लोगों से। इम्पल्सिव इज अ ट्रेट, पर्सनालिटी ट्रेट है। कुछ बच्चों में ज़्यादा से ADHD है, उन बच्चों में ज़्यादा है, और जहाँ पे लैक ऑफ कंट्रोल है और बचपन में अगर ख्वाहिशात बहुत जल्दी जल्दी पूरी कर दी गई हैं तो उन लोगों में ये ट्रेड जो है वो डेवलप हो जाता है। वैसे इट्स अ रूटीन मैटर ऑल्सो। क्या चीज़ें जो हमें एंशियस करती हैं? कुछ लोग कहते हैं, जैसे अभी आपने अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम की अगर बात की, तो लोग कहते हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा जब स्क्रीन टाइम दिया जाता है, जब वो तेज़ी तेज़ी कार्टून्स और चीज़ें, द ब्लू स्क्रीन, ये भी उनके मिजाज में तेज़ी ले आती है। ज़्यादा जल्दी आ रही होती हैं, आपकी जो अर्जीज हैं वो हाई हो जाती हैं। सही। जब अर्जीज हाई होंगी तो आप रेजिस्ट नहीं कर पाते, आप जल्दी डिसीजंस की तरफ चले जाते हैं। सही। और बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि बचपन में जैसे बहुत सी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, तो आपके अंदर वो होल्ड करने का एक एलिमेंट है, वो भी आ जाता है। जब कोई ख्वाहिश पूरी करना चाह रहे होते हैं तो आप कहते हैं कि मैं जल्दी से ये चीज़ मेरे पास आ जाए, और आप जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। और समटाइम ये भी होता है अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट नहीं करते कि अभी इस वक्त आपकी कौन सी प्रायोरिटी है। अगर आप वो सेट कर लें तो फिर आप राइट डिसीजन जो है वो लेते हैं। यानी आप सुबह सुबह ही ओवरवेल्म हो जाते हैं, कहते हैं आपकी टू डू लिस्ट इतनी लंबी है, बना लेनी चाहिए। आपकी बहुत सी लाइफ के डिसीजन जो है वो फिर प्रॉपर होते हैं। मुझे लगता है व्हेन आई ब्रेक इट डाउन बुरहान, जल्दबाजी में कहीं ना कहीं चाहे वो बहुत ही फ्लैशी अंदाज में हो रहा, बड़ी तेजी से आपके दिमाग में प्रोसेस हो रहा हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मौजूद है कि थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल एंड आई नीड टू कंट्रोल इट, तभी आप एक कोई चीज इम्पल्सिवली या जल्दी करने की कोशिश करते हैं ना। होता ये है कि लोग जल्दबाजी करते क्यों हैं? द थिंग इज दैट ये पूरा मैकेनिज्म इसलिए होता है ताकि वो रिकवर कर सकें अपनी गलतियों से या किसी लैक से। या अब यू नो एज वी स्पीक पीपल डोंट लाइक सेलिब्रेटिंग देयर फेलियर्स। उनको कामयाबी होना है ना सिर्फ, तो एक चीज करके देखते हैं, नहीं चली, फौरन से दूसरी चीज शुरू कर देते हैं, बिकॉज जो गलती उनको लग रही है, जो कि एक्सपीरियंस बन सकता है उनके लिए, उससे रिकवरी के लिए जो बेहतरीन अमल उनको लगता है वो कहते हैं कि लेट्स फॉल इनटू अनदर ट्रैप, लेट्स मेक अनदर हेस्टी डिसीजन। सही। और डिसीजन मेकिंग का ताल्लुक उस जो आप अभी बात कर रहे हो कि यू नो व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपका प्रिमिटिव ब्रेन डिसाइड करता है। वो क्या है?
आई वांट टू लुक गुड, बट आई वांट एन एंडोर्समेंट। मुझे तो लगता है बुरहान कि रात को जहाँ फिल्म छोड़ी होती है ना, बीच में थोड़ा सा इंटरवल आता है आपके सोने का, और जैसे ही आप जागते हैं, बिकॉज यू हैव दोज आर योर ट्रेन्ड मेमोरीज, कि आपका दिमाग उन्हीं प्रॉब्लम्स में, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है तो उसी में अटका हुआ है, कोई डिसीजन लेना है तो उसी पे अटका हुआ है, कोई टू डू लिस्ट है, और आप थक के सो रहे उस वक्त है जब आप मजीद काम नहीं कर सकते, तो उठने के बाद दोबारा आपका दिमाग एक स्लेव मास्टर की तरह आपको कहता है अब ये करना है, बिकॉज रैशनल और प्रिमिटिव जो है आपस में लड़ता है। रैशनल ब्रेन का काम ही आपको ना करना। अच्छा, मैं इस पे मजीद भी बात करूंगी। मुझे एक सेइंग मरेसा पियर्स की बहुत अच्छी लगती है कि एवरी वर्ड जो आपकी ज़बान से, कोई भी लफ्ज़ अगर निकलेगा, हर सोच जो आपके जहन से गुजरेगी, इट्स लाइक अ ब्लूप्रिंट। आप ये समझिए कि आपका सबऑर्डिनेट है या आपके लिए आपको रिपोर्ट कर रहा है, ये आपका मैनेजर है, योर ब्रेन। तो आप जो लफ्ज़ बोलेंगे, जो थॉट सीखेंगे, आप उसका वो उसके लिए एक हुक्म का दर्जा रखेगी, और आपकी बॉडी को फिर उस तरह वो आपको वहाँ पे लेके जाएगी। मिसाल के तौर पे आप कहें मैं बहुत थका हुआ हूँ, आपको थकन महसूस होगी, आपको लगेगा, तभी हम कहते हैं इस लैक मेंटालिटी से निकली। इस पर हम बात करेंगे, कॉलर हमारे साथ हैं, पहले उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, आबिद रजा बात कर रहा हूँ कराची से। क्या हाल चाल है सर आपके? दुआ। आज मौजूद बड़ा अहम है, जल्दी करना बहुत ही बाज़ औक़ात खतरनाक भी हो जाता है। सही। अगर आपने राइट टर्न के बजाय अचानक लेफ्ट टर्न ले लिया तो पिछली गाड़ी यकीनन टकराएगी, ये 100% है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें जो बात चल रही है, मौजूद बिल्कुल सही जा रहा है। बुरहान साहब ने जैसे कहा कि चीजों की अहमियत होती है, फैसले की अहमियत है। अगर कुछ फैसले ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी पे मुहित होते हैं, उनमें आपको यकीनन टाइम देना चाहिए, मुशावरत करनी चाहिए, सोचना चाहिए, उसमें जल्दी खत्म नहीं होगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बड़े बूढ़े एक कहावत कहा करते हैं ना, हथेली पे सरसों जमाना। पहले तो कुछ लोग होते हैं जो डिसीजन लेने में बहुत वक्त ले रहे होते हैं, जहन बनाने में बहुत वक्त ले रहे होते हैं, लेकिन फिर उनका दिल चाहता है अगर उन्होंने अपने जहन में कोई फैसला कर लिया है तो फिर इर्द गिर्द के तमाम लोग फौरन चाको चौबंद होकर उनके उस फैसले को, उनके हुक्म की तामील करें। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखें, ये आजकल जो बहुत सी मैनेजमेंट साइंस में तरक्की कर ली है, इसको हम कहते हैं कि ये प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स होती हैं कुछ लोगों की, तो वो आपको जल्दी में लाके आपसे अपनी मर्जी का काम करवा लें। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब ये मेंशन करने के लिए। इसी पॉइंट को लेकर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। अच्छा जी, आयशा जी, उज़मा जी, बुरहान, ये बड़ा अहम है जी। उन्होंने कहा प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक, ये हम अपनी जिंदगी में तब देखते हैं जब कोई कारोबार का प्रोस्पेक्ट आपके सामने आए, इंश्योरेंस कोई आपको बेचने आया, वो कह रही आज ले लें, कल का पता नहीं, प्लॉट बेच रहा है, आपको कह रहा है अभी लें, अभी देखे, बयाना दें और आप फंस जाएं। यहाँ तक कि शादियाँ, अगर कोई बहुत अच्छा अपने आपको प्रोस्पेक्ट के तौर पे पेश कर रहा है, खास तौर पे हमारे यहाँ लोग धोखा खाते हैं जब बाहर से कोई रिश्ता आता है। उन्होंने कहा जी हफ्ते के लिए लड़का आया है, इसी में मंगनी करें, इसी में निकाह करें, इसी में रुखसती करें, और आपके पास सोचने का टाइम नहीं। ऐसी जल्दबाजी से कैसे बचा जाए? देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमारी अपनी एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो कि हम दूसरे से इतना, जैसे सर ने बिल्कुल नए डायरेक्शन में प्रोग्राम को ले गए आफ्टर मेंशनिंग दिस, व्हिच हैपेंस इन पाकिस्तान मोस्टली बिकॉज हम इमोशनली लिटरेट नहीं हैं। सबसे पहले तो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि इमोशंस नीड्स टू बी लिटरेट एज इंटेलेक्ट। जैसे हम अपने इंटेलेक्ट को के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, इसी तरह हमें इमोशंस को भी लिटरेट करना है, उसको समझाना है कि वी आर नॉट गोइंग टू टेक प्रेशर फ्रॉम एनीबडी एल्स। और डिस्कनेक्ट दूसरे के, जब लोग कह रहे हैं तो वही खुद को डिस्कनेक्ट कर सकता है जिसकी अपनी एनर्जी और पावर दूसरों से ज्यादा है। लेकिन जो आप बात कर रही हैं आयशा, इसको ब्रेक करते हैं। जैसे आपने कहा ना कि अपने इमोशंस की आगही, माइंडफुलनेस। देखिए, हम लाख अगेन दूसरे पे ब्लेम डाल दें कि उसने प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक किया, प्रेशराइज भी तो तब हुए ना जब आपकी कोई अंडरलाइंग नीड थी। यानी आपने वो एक हफ्ते में चट पंगनी पट गया इसलिए किया क्योंकि आपको भी लगा कि पता नहीं अगला कोई रिश्ता आए ना आए, इसकी जल्दी से शादी करनी है। इनसिक्योरिटी है, इसमें खुद पे भरोसा नहीं, कॉन्फिडेंस की कमी है। और फिर जैसे एक फैसला हम गलत करते हैं तो वी ऑल फॉलो अ पैटर्न, हैबिचुअल पैटर्न होते हैं। जब तक ज़ात की आगही और हमारा अंदर का कंट्रोल स्ट्रांग नहीं होता, हम वो दायरे नहीं तोड़ सकते जिसका सूरह रहमान में जिक्र है कि मैंने तुम्हें दायरों में बेहतर। कुदरत हमारे इम्तिहान लेती रहती है बार बार हमारी अपनी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। यानी वो पैटर्न्स रिपीट होंगे जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे उसको बदलना। तभी हम कहते हैं ना कि कुछ लोगों का अनफॉर्चुनेटली अगर कारोबार में नुकसान शुरू होता है तो फिर होता ही रहता है। तलाक होती है, दूसरी होती है, तीसरी, बिकॉज वी कीप
ऑन मेकिंग द सेम मिस्टेक्स एंड फाइंडिंग आवर पीपल। वो उसमें हम फॉलो ही नहीं करते, हम समझ ही नहीं लाते कि भाई मैं नुकसान और गलती कहाँ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कौन सी पर्सनालिटीज उस्मा हावी हो जाती हैं जो इन्होंने कहा ना कि इतनी स्ट्रांग होती हैं कि अपनी डिक्टेशन चलाने की कोशिश करती हैं? बात की है। और दूसरा, कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं, जो करने वाले हैं पहले उनकी बात कीजिए, जो जल्दी मचा रहे हैं, जो जल्दी में चाह रहे हैं उनके तो पीछे कुछ ना कुछ उनके बेनिफिट्स होंगे, ताकि उनको फायदा मिल जाए। और वो कॉन्सिक्वेंसेस भी दिखा रहे होते हैं जिनसे उन्होंने काम करवाना होता है कि ये हो जाएगा, अगर आप नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। तो वो जो पॉजिटिव पिक्चर वो दिखाते हैं, वो सम टाइम जो डिसीजन लेने वाला है उसको मोटिवेट कर देती है ताकि वो ऐसा डिसीजन ले ले। उसमें उसकी अपनी इनसिक्योरिटी भी है, अपने जो उसकी पास्ट से उसने लर्न नहीं किया है वो चीजें भी हैं, और फियर भी है साथ में। अगर मैं ये अभी नहीं करूंगा तो शायद मुझे ये ना मिले। सिर्फ थ्योरी पे अगर बात करेंगे ना तो बात आगे नहीं बढ़ती। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे कोई शख्स आपके पास आया है, आपको रातों रात अमीर होने की कोई टिप दे रहा है और उसने कहा है कि बस कल की तारीख में इतने पैसे इन्वेस्ट कर दो, क्या करें इसको रेजिस्ट करने के लिए बुरहान? वो वाला पहली चीज तो ये कि मुझे इसमें कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी नजर नहीं आती। इंसान की बेसिक नीड क्या है? सबसे बेसिक नीड ये है कि इस ताक़ुब में कि मेरा आने वाला कल गुजरे हुए कल से बेहतर हो। सही। और ये होता है। अच्छे खासे बाशऊर लोगों के सामने आके अगर मैं चला जाऊं कन्विक्शन के साथ कहूं कि आई हैव अ टिप जो तुम्हारा आने वाला कल बेहतर करेगा, यू विल फॉल फॉर द ट्रैप। आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस इज बीइंग अवेयर ऑफ योर ओन सेल्फ एट द सेम टाइम योर एनवायरनमेंट। हमारे लिए जो सबसे बुनियादी बात है जो जानना बहुत ज़रूरी है एज ह्यूमन बींग्स, हमारी कैपेसिटी। आपने कहा ब्लूप्रिंट तो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। आज आप बोलें कि मेरी केप हो और मैं उड़ना शुरू कर दूं, बट क्या ये मैच करता है आपकी लाइफ कंडीशंस के साथ? जब आपको कोई ख्वाब दिखाता है, अ ड्रीम, उसमें आपको ये एनालाइज करना है कि मेरी लाइफ कंडीशन ये है, मैं इससे 10% चले 20% ऊपर जा सकता हूँ, बट देन इमेजिनिंग अ 200% शिफ्ट इज देन proving yourself as somebody who's been in unknown। उधर से बाहर किस तरह से आया जाए, उसका बेहतरीन अमल ये है सिद्रा कि जब आप ख्वाब देखें तो उस पर ज़्यादा सोचें ना, उसको एनालाइज करें, मशवरा करें। आपकी कैपेसिटी, लाइफ कंडीशन इजाजत देती है तो टेक द रिस्क। अच्छा, आप बार बार कंडीशन कह रहे हैं ना, तो मैं लोगों को याद दिलाऊं कि आप देखें किसी बैंक का या किसी इन्वेस्टमेंट का जब इश्तिहार चलता है तो पूरे इश्तिहार में वो कहते हैं जी मुनाफा भी होगा, नफ़ा भी होगा, घर बैठे मिलेगा। आखिर में जो सबसे काम की बात होती है ना, वो आखिर में कहते हैं शराइत और ज़वाबित लागू है। ये जो शराइत और ज़वाबित है ना, वो अपने लिए भी लागू कर लें। कोई आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दे, कहने का मतलब ये है जल्दबाजी तब है जब आप अपने शराइत ज़वाबित को पूरी तरह से एक्सप्लोर ना करें। आपने खुद उसको सोचने और समझने का मौका नहीं दिया, सिर्फ सुनी हुई बात पे यकीन किया, अपनी ड्यू डिलिजेंस किए बगैर हर फैसला जल्दबाजी का हो सकता है। कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, राशिद मलिक बोल रहा हूँ। क्या हाल चाल है राशिद? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप लोगों ने मेरी कॉल सुनने में बिल्कुल जल्दबाजी नहीं की। हमने देखे जो हम कहते हैं ना, जो हम कहते हैं वो हम प्रैक्टिस भी करते हैं, इसलिए हमने कहा जल्दबाजी नहीं करनी आज। अच्छा, मैं ऐसे लोग जो जल्दबाज होते हैं मैं उनको जल्दबाज नहीं कहता, वो जल्दबाज कहता हूँ। वो तेज जल्दी में अगले की खाल खींच रहे होते हैं। तो अच्छा, एक जाती एक्सपीरियंस बताता हूँ कि नॉर्मली हम लोग अगर ऑफिस 9 बजे पहुंचना है, अगर आप 8:30 बजे पहुंचने, वो हर काम आपका टाइम 1 by 1 होता है और वो इतनी आसानी से हो जाता है कि बंदे का पता ही नहीं चलता, दिन गुजर जाता है। लेकिन अगर आप लेट पहुंचते हैं तो वो सब मैस बना हुआ होता है, फिर वो मैनेज करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। सही सही। तो ये है आपको लगता है कि जल्दबाजी की वजह से लोग धोखा खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं। आपने खाया ऐसा? आपकी अक्ल बिल्कुल रहती नहीं ना उसमें जल्दबाजी में। इंसान कुछ भी उस पे कमांड ही नहीं कर सकता, तो फिर ये है कि कुछ ना कुछ गलत जरूर हो सकता है, काफी चांसेस हैं। लेकिन फिर उसके बरक्स कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो फैसला ही नहीं ले पा रहे होते। यानी यहाँ पे 2 तरह की पर्सनालिटीज हैं, एक जो फैसला करने में देर नहीं लगाती और इम्पल्सिवली आगे बढ़ती हैं अपने फैसले की तरफ, हम उनको भी गलत कह रहे हैं। ऑन द अदर हैंड वो जो बेचारा सोचता ही रह जाता है। फिर चले राशिद, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ये कि जब बहुत सारी आपके पास चॉइसेस होती हैं ना, तो आप कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाते हैं और वो स्ट्रेस बिल्ड करता है। उस स्ट्रेस को कम करने के लिए आप जल्दी में कोई ना कोई डिसीजन ले लेते हैं और बाद में फिर पछताते हैं। यानी अक्सर आपके सामने ऐसे भी लोग आएंगे जब डिसीजन नहीं लिया तो सालों नहीं लिया, और जब ले लिया तो फिर बस यही होता है कि कॉन्फ्लिक्ट होता है, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे होते। तो कहीं ना कहीं आप चीजों में हम सिखाते हैं कॉस्ट एंड बेनिफिट और
प्रोज एंड कॉन्स को देखना, यानी फायदा देखना, अगर मैं ये डिसीजन लूंगा तो क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या वो फायदा ज्यादा है उस नुकसान से, तो आप उसकी तरफ जाएंगे। अच्छा जी, ये तो अभी तक हमने बात की बड़े बड़े फैसलों के बारे में, लेकिन इसमें कुछ चीजें हम अपनी पर्सनालिटी को, अपने जहन को समझने के लिए भी कहेंगे। लव एट फर्स्ट साइट, ये क्या हुआ? ये मोहब्बत में जल्दबाजी है, किसी को देखा और मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। इससे कितना नुकसान या नफा होता है, इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोई नहीं। वेलकम बैक। इख्तलाफ राय हो रहा था जी यहाँ पे जल्दबाजी के हवाले से। हमारा पैनल इस बात में बटा हुआ है। हमने आपके सामने सवाल रखा कि जल्दबाजी, लव एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र की मोहब्बत क्या है? यही है ना कि जी आपको मोहब्बत, इश्क, लव फ़ौरन से जल्दी से हो गया। अब इस जल्दबाजी से आपका नुकसान है या नहीं, ये पैनल इस बात पे बटा हुआ है। पहले शुरू करते हैं जी आयशा जी से, जिनको लगता है कि लव एट फर्स्ट साइट इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। Yes, and I feel that women in Pakistan or all over the world, they should not go in attachments, and even men. See, the attachment or love at first sight without experiencing the faith or the essence of that man is wrong. दिलों में दम कितना है? देखिए, छोटी सी किश्ती है, वो लाखों क्यूबिक टन पानी में चलती रहती है जब तक उसके अपने अंदर सुराख नहीं होता। The moment we keep that attachment inside, तो मैंने अच्छी अच्छी बच्चियां, लम्स में पढ़ने वाली, IBA में पढ़ने वाली, I will not take names, जो कि उनका रिकॉर्ड खराब हो जाता है just because they go or they believe in somebody who was not worthy of them. और वो ही जो इमोशन है जब वो बड़ी हो रही होती हैं कि they believe कि जो उसने कहा उसको सच मान लिया, और फिर next day the boy vanishes, because आदमी के लिए तो मोहब्बत, I'm sorry, it's not man or woman, but सी आदमी शादी के बाद भी कमा रहा ही रहता है, उसकी वो क्वेस्ट हमेशा जिंदा रहती है। तो अच्छा जी, इसको थोड़ा सा और ये बताइए कि ये चीज़ें माशरती तौर पे हम लड़कियों को समझाते हैं जब तक उनकी शादी नहीं हुई होती कि ना जल्दबाजी मत करो, सी इफ दैट पैन तो वो घर में रिश्ता भेजेगा, फलाना होगा। शादी के बाद आप क्या कहेंगे? लॉट ऑफ वुमेन आल्सो फील कि शादी हो गई और वो जो सब कहते हैं ना हनीमून पीरियड, वो भी जल्दबाजी का टाइम होता है ना, पहले 6 months 1 year ग्रेट टाइम, and then suddenly the marriage starts to fall apart. What happens, Sidra, कि हम सिखाते भी हैं कि ज़िंदगी के 4 बड़े हिस्से होते हैं। उसमें सबसे पहला, द सेंटर इज़ द स्पिरिचुअल कनेक्शन। जो एथीस्ट है वो भी कहेगा कनेक्शन टू एनर्जी, किसी ने कुछ नाम रखा है। एंड देन द सेल्फ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब तक हम खुद से टूट के मोहब्बत नहीं कर सकते, हम किसी से भी नहीं कर सकते। जिसने खुद को नहीं चाहा वो कभी किसी को नहीं चाह सकता। तो शादी के बाद खुद की मोहब्बत क्यों खत्म हो जाती है? जो अपना वफादार नहीं वो किसी से वफा नहीं कर सकता। शौहर को ये कहना भी कि जी आप मुझसे ये कहते क्यों नहीं, आई थिंक इट्स इंसल्ट। और गोइंग आफ्टर हिम और चेकिंग हिज फोन्स, इट्स एन इंसल्ट टू द वैनिटी ऑफ अ वुमन। वी डोंट नीड टू डू दैट। इतनी हम में पावर होनी चाहिए, मकनतीस की तरह होना चाहिए। औरत को क्रिएटर है अल्लाह के साथ, अल्लाह ने मर्द को ये पेडिस्टल नहीं दिया, हम जिंदगी देते हैं। वी ऑल आर एडल्ट्स हियर। सी व्हेन अ मैन, even if he's a child, I will have to, मैं इस पर दोबारा आऊंगी। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? मैं अंजुम नकवी फ्रॉम हैदराबाद। जी अंजुम, क्या कहेंगे? हाँ, बहुत खूबसूरत नाम का उन्वान है। मैं इसकी खुद शिकार हूँ कि एक जिक्र करना चाह रही हूँ कि फॉर्म फिल करना था इसका यूनिवर्सिटी का जी, तो वो फॉर्म अभी लेके भी नहीं आया। मैंने डॉक्यूमेंट्स एंड फी वगैरह सब पे कर दी। अब वो हाँ, तो ये जल्दबाजी से मुझे जो नुकसान हो रहा है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसको मैं कैसे मेकअप कर पाऊंगी। तो यानी आपके रियल ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल्स आपने किसी के हवाले कर दिए? जी, उसमें मार्कशीट भी थी, मेरी नीज की है, मतलब वो जी 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 थी, पर वो जो साहब लेके चले गए कि जी हाँ ठीक है,
तो मतलब मैंने इस जल्दबाजी में कि मुझे पैसे दे देने चाहिए, बाद में भी तो देने हैं, अभी देने चाहिए, तो मैं इन मामलात में जल्दबाज बड़ी हूँ कि अगर मुझे किसी के कुछ ड्यूज देने हैं या कुछ है तो बहुत जल्दी दे देती हूँ। फिर वो अंजुम जी वैसे ये जो अच्छाई है ना ये बड़ी अहम है, और इसके बारे में मैं आपकी इस केस को सामने रखते हुए अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगी, हम में से ना जो सच्चे और खरे लोग होते हैं, अगर हमने जहन बना लिया है कोई सौदा या कोई डील करने का, तो हम समझते हैं कि कल भी तो पेमेंट करनी है, आज ही कर दो, लेकिन इसमें गिव एंड टेक आपका बराबर होना चाहिए। और जिस तरह कहा जाता है कि किसी भी लेन देन के मामले में आपकी लिखत पढ़त पूरी होनी चाहिए। ज़बानी कलामी आप बेशक दूसरे पे यकीन रखें, लेकिन जब तक चीज़ों की रसीद नहीं मिलती, क्योंकि अब जैसे इस केस में आपके दस्तावेज़ात आपके लिए बहुत अहम हैं, अगले के लिए तो वो वन ऑफ द मैनी है, और अब आपको किसी ड्रिल से गुजरना पड़ेगा। बट थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस। उस्मा जी क्या कहेंगे इसके बाद, जो जल्दबाजी के बाद जो नुकसान बंदा उठाता है, उसका एक रिग्रेट सा दिल में है, क्या किया जाए? और ख़ास तौर पे चलें यहाँ तो इस तरह के जैसे दस्तावेज़ात, ये बड़ा अहम मामला है, डॉक्टर्स के सामने अक्सर ये हो जाता है, यानी अगर आपको एक हॉस्पिटल है और वो आके प्रेशराइज करे कि नहीं जी मरीज़ का ऑपरेशन अभी ही होना है, यू आर रेडी टू गिव एनीथिंग बिकॉज आपका बिलवड होता है, आप कहते हैं कि यार ये हमारा रिश्तेदार है, इसकी तकलीफ दूर होनी चाहिए, बाद में जाके पता चलता है ऑपरेशन गलत। एक सेकंड ऑप्शन इन डिसीजंस में ले लेना चाहिए आपको, ताकि एडवाइस, हाँ सेकंड थॉट जरूर देनी चाहिए, सेकंड दूसरे डॉक्टर से मशवरा जरूर ले लेना चाहिए, ताकि आप राइट डिसीजन जो है वो कर सकें। वरना किसी एक ही के कहने पे अगर डिसीजन ले भी लेंगे तो बाद में सम टाइम पछताना भी पड़ता है। जब इंसान पछता रहा है, रिग्रेट कर रहा है, तो फिर ये देखें कि पहले क्या गलती हुई थी, ताकि उस गलती को फिर से अच्छा मैं आपके अंजुम को दोबारा एक बात ऐसे कहना चाहेंगे, और जितने लोग इस तरह की सिचुएशन से अगर गुजरें, आई नो कि अगर आपके घर वाले हैं तब तो वो आपको ये आपकी गलती भूलने ही नहीं देंगे, दिन में 3 दफ़ा याद कराएंगे, एक खाने से पहले, एक खाने के बाद, एक सोने से पहले। लेकिन अहम ये है कि आप जिंदगी में रियलाइज करें कि मिस्टेक्स कुछ नहीं हो जाती हैं, दे लर्निंग्स। आई मीन आपको हार्ड तरीके से पता चला, आपको एक गलती करके समझ आया, लेकिन कोई बात नहीं, अब आइंदा के लिए आपको सीख जैसे वही होता है, एक दफा फेल हो जाते हैं तो फिर आपको पता होता है कि फेल होने के बाद बार-बार भी फेल होते हैं, बार-बार फेल, वो सीखते नहीं है, वो सीखते नहीं, हमें सीख लेना है। आप क्या कहेंगे बुरहान, कमिंग बैक टू लव एट फर्स्ट साइट? सो इम्प्रेशंस फॉर्मेशन एक चीज़ होती है जो साइकोलॉजी में एक टर्म यूज़ की जाती है। इसका मतलब ये होता है कि आपके जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, अच्छे या बुरे, आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है वो सबसे पहले उनको रिकॉल करता है जब उससे मिलती जुलती चीज़ नज़र आती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप प्यार की बात कर रहे हैं, एक बंदा या बंदी, बिकॉज मैं ये ख़वातीन और मर्दों से बरक्स बात करना चाहता हूँ दोनों के लिए, अगर कोई खातून है जिनका एक हैप्पीली एवर आफ्टर का इमेज है बंदे का जिसके साथ उस जैसा नज़र आएगा ना, तो वो उस फीलिंग को कहेंगी कि दिस इज़ लव एट फर्स्ट साइट। वाओ यस। अगर कोई बंदा है ऑन द अदर हैंड जिसको कम्स अक्रॉस समबडी जिसको उसने ड्रीम वुमन का खिताब दिया हुआ है, इफ ही कम्स अक्रॉस दैट पर्सन, उसको कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। नाउ अब ये बुरा नहीं है मेरी नज़र में। बुराई क्या है? बीइंग हेस्टी अबाउट योर डिसीजन मेकिंग। इंटरैक्ट करें, वंस यू स्टार्ट टॉकिंग तो आपको उसके पीछे की जो साइंस है बंदे की वो आपको समझ आती है। इसीलिए कहते हैं नैरेटिव प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनी डिसीजन मेकिंग। यानी दोनों की नैरेटिव्स और कहानी मैच करनी चाहिए। तो देखें ना, पुराने ज़माने में भी जब माहौल इतना ज़्यादा लिबरल नहीं था तो ये ज़रूर होता था कि वो आंखों आंखों में बोला जाता था कि भाई पसंद फरमाओ, आप भी पसंद फरमाओ, आपको समझ आया तो चाय देते हुए वो हल्का सा पलक नीचे कर लेती थी। उनको पसंद आता था तो बस मुस्कुरा के अपनी चिन नीचे कर लेते थे। कम्युनिकेशन तब भी थी। और बॉडी लैंग्वेज विच इज़ 57%, वर्ड्स की अहमियत 7% है सिर्फ। तो आज भी तो वही हो रहा है। बिल्कुल। मगर अब एक किस्म ऐसी होती है जो पत्थर पे लकीर बना लेती है कि नहीं, अब तो चूंकि वो कॉन्सेप्ट है कि भाई तो पीछे नहीं हट सकता, कह दिया तो करना है। मैंने एक दफा कमिटमेंट कर ली ना, तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बिल्कुल। यहाँ पे आके ना वो बेचारा मासूम सी चीज जिसको लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं ना, वो दूसरी चीजों में बढ़ गया। इन्होंने देखे कितनी होशियारी से मर्दों को बरियों जिम्मा कर दिया। अच्छा जी, क्या कहेंगी आप? नहीं, बेचारा भाई, बेचारा कमिटमेंट। देखिए मैं थोड़ा सा देखिए, इमोशंस जब हम बात करते हैं ना, मेक अलग है। जैसे हम BMW में मर्सिडीज का पहिया नहीं लगा सकते, हम कितना कोशिश कर ले। जो मर्द है ना, यूजुअल बात कर रही हूँ, ऐसी औरतें भी होती हैं, मर्द
दे आर बिस्टोर्ड कि वो अपने इमोशनल खाने बना सकते हैं, औरत नहीं बना सकती। हम बहुत इमोशनल होते हैं। अच्छा, मर्द बड़ी एहतियात से गर्लफ्रेंड का खाना खोलेंगे, उसको बंद कर देंगे, बीवी का खाना अलग होगा, उसको बंद कर देंगे, फिर उनके ऐसे 4, 5, 6 भी हो सकते हैं। वी हैव सीन मैन कि जिस शहर में गए वहाँ उनकी एक खातून होती है। दैट्स, आई एम सॉरी, आई एम शेयरिंग ऑल दिस। औरत ऐसे नहीं कर सकती, इसलिए नेचर ने भी हमें ये इजाजत नहीं दी। द प्योरर वी बिकम, द प्योरर वी अट्रैक्ट, द स्ट्रॉन्गर वुमन इज लाइक, मैंने पहले भी कहा, वी आर को क्रिएटर्स, हम सब बड़े हैं। व्हेन वी कीप द चाइल्ड इन द वूम, हम उसको जिंदगी देते हैं, बच्चा बाहर आता है, वो अपनी जिंदगी गुजारता है। एंड व्हेन द मैन, हस्बैंड और व्हाटएवर बाहर, द लवर कम्स टू अस, दे टेक द लाइफ, दे टेक दैट एनर्जी एंड दे गो आउट विन द वर्ल्ड। द एनर्जी शुड बी प्योर। जैसी आपको चाहिए ना, हमें जैसी चाहिए होती है वैसा खुद बात नहीं, मेरा ख्याल में तकलीफ में तब आप मुब्तला होते हैं कि औरत जो है इंस्पिरेशन फॉर अ मैन। No, but I really like जब बुरहान ने कहा था कि मर्द और औरत की तफरीक से बालातर होते हैं। हम यहाँ पे अगर बात करें कि खातून या जो भी पार्टी है, यानी जिसको कहा ना कि लव एट फर्स्ट साइट हुआ, एक शख्स को हुआ, वो अग्रेसर, उसने आके इजहार भी कर दिया, दूसरे वाले शख्स ने भी, उसने कहा कि ओहो बड़ी अच्छी ट्रेन है, इस पर मैं भी चढ़ जाता हूँ, लेकिन फिर वो ट्रेन दूसरी पटरी पर निकल गई और आप कहने लगे कि वो जो ख्वाब दिखाए थे उनका क्या हुआ। दैट्स व्हेन यू रियलाइज कि क्रैश एंड बर्न वाली सिचुएशन है। कहने का मकसद ये है कि अपनी तवक्कुआत को, अपनी एक्सपेक्टेशंस को, दूसरे की इन्वेस्टमेंट को, कि कौन कितना टाइम, एनर्जी आपके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, उसके साथ जरा देखभाल कर आगे चलें। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा जी, कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? सारा बात कर रही हूँ, लाहौर से। जी सारा जी, क्या कहेंगी? आपका टॉपिक बहुत अच्छा है और हमेशा ही बहुत अच्छे होते हैं आपके टॉपिक। और बुरहान साहब ने एक बात कही थी कि जब हम जल्दबाजी के फैसले करते हैं तो फिर उसके नताइज जो होते हैं, रिजल्ट, उसको भुगतने के लिए, रिकवर करने के लिए फिर और ज्यादा अगले फैसले भी जल्दबाजी में करते हैं। तो ये जो हैबिट होती है, ये चेंज कैसे होती है, इस पैटर्न को कैसे तोड़ें? बिल्कुल सही, बहुत अहम सवाल है। थैंक यू सारा फॉर कॉलिंग इन। अच्छा, एक शख्स है, गलती हो गई जल्दबाजी में, फिर उसके नताइज को भुगतने के बजाय उसको रेक्टिफाई करने में मजीद गलत डिसीजन। इसकी बेहतरीन सबसे जो एक्टिविटी है वो ये कि जो हुआ है ना उसको एनालाइज करें, रिफ्लेक्ट करें उसके ऊपर, और अपने पर्सपेक्टिव से नहीं, जरा दूसरे के नजरिए से भी देखें। यू नो, जिस तरह 6 अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मुझे 6 लगता है, आपके लिए वो 9 है। द पावर ऑफ पर्सपेक्टिव। इसीलिए मशवरे को भी अहमियत दी गई कि मेरी अगर सोच यहाँ पे महदूद हो गई तो मैं आयशा से पूछ सकता हूँ, मैं उस्मा से पूछ सकता हूँ, मैं सिद्रा से पूछ सकता हूँ, सिद्रा बताएं ये कैसे हो सकता है। तो जो आपसे गलती हुई है, जिसको आप गलती कह रहे हैं, मेरा मानना है, मुझे ये बताइए कि कई चीज़ों में हम लोगों को ये मशवरा देते हैं कि अपने जहन से सोचो, फिर दूसरी तरफ हम, जैसे मिसाल के तौर पे किसी शख्स की शादी नाकाम हो गई, लड़की की शादी नाकाम हो गई, अब उस पर प्रेशर आना शुरू होता है लड़के पे भी और लड़की पे भी कि गेट री मैरिड, यू नीड हीलिंग टाइम। लेकिन जो इर्द गिर्द आपके सारे मशवरा देने वाले हैं वो आपको पुश कर रहे हैं। अब उस वक्त इंसान अपनी सुने या दूसरों की सुने? टेक अ कॉल, यू नीड टू स्टैंड अप। और मैं नहीं कह रहा लड़ लें, मैं कह रहा हूँ बड़ी इज्जत एहतराम से बोलें कि यू नो आई एम नॉट इन दिस स्टेट राइट नाउ, और लोगों को एहसास दिलाएं कि आप जिम्मेदार हैं। डोंट बी रश्ड। जब हम ये करते हैं ना, क्यों? क्योंकि हम एक तो बुरा नहीं फील कराना चाहते लोगों को, क्योंकि डरते हैं ना, वी बीन लिविंग फॉर पीपल। प्लीजिंग बिहेवियर, नहीं, प्लीजिंग के साथ साथ ये जो बार बार देखिए, मैं उसको जोड़ना चाहूंगी, खुश होंगे तो मैं जोड़ना चाहूंगी दोबारा इसको विद द कॉन्सेप्ट ऑफ जल्दबाजी। हम देखें, चाहे ना चाहे, जल्दबाजी इज अटैच्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, जिसमें आप एक लिनियर चीज को देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी मेरी शादी की उम्र इतनी, मेरा काम करने की उम्र इतनी, 35 साल की उम्र तक मेरा प्लॉट होना चाहिए, मेरा घर होना चाहिए, एंड आप इस टाइमलाइन को जब तक फॉलो करते रहेंगे आप जल्दबाजी का शिकार ही रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कल मैंने ऑब्जर्वेशन रीड की कि दुनिया में जो 7 बिलियन लोग हैं उनकी सबकी ज़िंदगी उसी तरह क्रोनोलॉजिकली और लिनियर में आगे नहीं बढ़ रही है। और अब तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के मिथ्स को बस्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप सबने जी वर्साचे के लिए जो वॉक की जेनिफर लोपेज उसको देखा, एंड पीपल कैन नॉट बिलीव द फैक्ट दैट शी इज़ अबव 50। एट द सेम टाइम आज ही खबरों में हमने देखा था 74 ईयर्स की खातून, शी गेव बर्थ टू 2 ट्विंस। आई मीन
थिंग्स आर चेंजिंग रैपिडली, तो आपको कहने का और ये बताने का मकसद ये है कि ठीक है, ज़िंदगी में टाइमली फ़ैसले लीजिए, लेकिन इस बात से पूछना हुई है कि जी हमारे अब्बा ने तो 30 साल की उम्र में अपना घर बना लिया था, हमारी अम्मी के 25 साल की उम्र तक 3 बच्चे, फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी, या फलाने ने ये कर लिया। आई मीन नॉट एवरीबडी इज़ गोइंग टू हैव थिंग्स एट द सेम, है ना, ये एज वेज, यानी आपको थोड़ा सा इसके बियॉन्ड सोचना चाहिए और आपको क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ सुकून देती है उसमें जी। लेकिन हम अक्सर दूसरों के माइंड से ज़्यादा सोचते हैं, अपनी नीड्स को नहीं सोच रहे होते हैं। मैं भी यही बात कर रही थी, बताइए कोई व्यूअर्स के लिए। मैं यही बात कर रही थी कि आप अपनी नीड्स को देखें कि आपकी क्या नीड्स हैं, आप क्या करना चाहते हैं और कौन सी चीज़ ऐसी है जो ज़िंदगी में आपको खुशी दे सकती है। यानी अगर पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो ये देखें कि कौन से सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है। आपने नहीं देखा कुछ लोग कहते हैं कि जी उस वक्त पढ़ाई छूट गई थी, ज़िंदगी में कोई सर्कमस्टांसेस थे, अब 40 साल के हो गए, अब तो पढ़ ही नहीं सकते। हाँ, तो अब दोबारा शुरू कर लें पढ़ाई। अब कभी भी किसी भी लाइफ में जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए कोई टाइम नहीं है। सही। और बल्कि अब जब आप 40 की ईयर्स में करते हैं तो ज़्यादा अच्छा करते हैं, क्योंकि आपके पास पीछे का जो 40 साल का एक्सपीरियंस है वो भी कम मैटर कर रहा होता है। कोई सिंपल सी एक्सरसाइज बताएं जिससे अगर जल्दबाजी से नुकसान उठाया है, देखिए ऐसी एक्टिविटीज जो आपको काम डाउन करते हैं, अपने आप को कैसे निकालें। एक तो ये कि अपने आप को रिलैक्स रखें, रिलैक्सेशन के लिए आपका माइंड और बॉडी का रिलैक्स होना जरूरी है। काम डाउन कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे आपकी कुछ हैबिट्स होती हैं, जैसे ड्रॉ करने की हो सकती है, कोई भी और हैबिट्स ऐसी होती हैं जिसमें आपको थोड़ा टाइम या कंसंट्रेट करना पड़ता है। उन एक्टिविटीज से आपके अंदर जो है इम्पल्सिविटी कम होती है और आप प्रॉपर्ली फिर अपने आप को टाइम दे सकते हैं। मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ ये लगती है कि अगर आप किसी भी मसले में घिरे हुए हैं तो आप उसको समझिए कि जैसे आप रेडियो चैनल सुन रहे हैं, ठीक है, जब आप मसले के बारे में सोचेंगे तो आप FM 104 सुन रहे हैं और जो उसका सोल्यूशन है ना वो उसी फ्रीक्वेंसी पे कभी आपको नहीं मिल सकता। या तो आप प्रॉब्लम की फ्रीक्वेंसी में या सोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी में। सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए आपको अपने आप को प्रॉब्लम से थोड़ा डिटैच करना पड़ेगा। तो हर वो एक्टिविटी, चाहे वो म्यूजिक सुनना हो, मूवी देखना हो, कलरिंग करना हो, योगा करना हो, बच्चों के साथ खेलना हो, बागबानी करना हो, जाके स्क्वॉश खेलना हो, जो चीज़ आपको उस प्रॉब्लम से डिटैच करेगी वही आपको अच्छे सही डिसीजंस लेने की तरफ लेके जाएगी। कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, सिद्रा, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी मैं अल्लाह का शुक्र। मैं सुना था आपका टॉपिक और माशाल्लाह सारे आपके जो टॉपिक्स हैं बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। थैंक यू। तो मैं भी इसमें सोच रहा था आपके टॉपिक को देख के, तो मैं तो इसमें मेरा ख्याल है जल्दबाजी तो जिंदगी में नुकसानदेह होती है, लेकिन जो इन टाइम फैसले हैं और जल्दबाजी और सब्र के दरमियान जो बैलेंस तलाश करना है, मतलब ये भी बड़ा मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल काम है बैलेंस तलाश करना। बिल्कुल सही, वही तो हम कह रहे थे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना जी। मैं जब आपकी डिस्कशन सुनता हूँ और माशाल्लाह ये सारे एक्सपीरियंस और सारी नफ्सियात के बहुत सारे मुख्य पहलुओं पे बात हो रही है, तो मैं तो सारी गुफ्तगू सुनते हुए मेरा ज़हन कह रहा था कि मैंने जिंदगी में मिसाल के तौर पे बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो मैंने पढ़ी जिंदगी के शुरू के दिनों में, लेकिन और मैंने उन्हें बार बार पढ़ा, लेकिन वो आज तक ऐसे है जैसे मैं उनको पूरी तरह नहीं समझ पाया। मुझे ये बताइए कि जो हमारा मौजू है जल्दबाजी का, कभी आपको लगा कि आपने जिंदगी में नुकसान उठाया है जल्दबाजी की वजह से? मेरा ख्याल है कि जल्दबाजी से तो डेफिनेटली नुकसान होता ही है, लेकिन इन टाइम ऐसे ना करने से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हमारी नफ्सियात जब तक वहां से गुजरती नहीं है, जिंदगी की कुछ फेजेज ऐसे हैं, मिसाल के तौर पे मेरी औलाद नहीं है और मैं उन पे भले बहुत सारी इंटेंस डिबेट्स कर लूं, लेकिन वो मेरी जब तक मेरी जात का हिस्सा नहीं होगा वो तजर्बा, तो मैं उसकी डेप्थ में नहीं पहुंच सकता। तो जिंदगी की कुछ फैसले तो ऐसे हैं जिन्हें मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस करना शायद पड़ेगा। जी, मैं जैसे आपने वैसे पता है यहाँ पे मेरी गुफ्तगू को और हमारी डिस्कशन में एक बहुत ही ज़बरदस्त नया डायमेंशन ऐड किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। इनके कहने का मकसद ये है कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस होते हैं और कभी कभार हम लोगों को बड़ा हार्शली जज करते हैं कि देखो शादी निभाई नहीं, जल्दबाजी से काम लिया, खामखा शादी ख़त्म कर ली, खामखा कारोबार को रैप अप कर लिया, 1 आध साल और स्ट्रगल करते तो शायद चीज़ें दुरुस्त हो जाती। कहने का मकसद ये है कि हम दूसरों को जो इतना हार्शली जज करते हैं, यू हैव नॉट वॉक्ड अ माइल इन देयर शूज। आपको नहीं पता कि वो किस कैफियत से गुजर रहे थे, उनका पीछे बैगेज क्या है, उनकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है। अच्छा, तो हम जिन लोगों को बार बार उनकी गलती का, चाहे जल्दबाजी का नुकसान उठाया है,
बार बार जो याद दिलाते हैं उससे हम अपने आप को कैसे रोकें? अब वो तो खैर जो इसका दिल चाहेगा वो रोकेगा। जो इन्होंने बहुत अच्छा डायमेंशन दिया, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन वक्त पे फैसला करना विजडम से आता है, जो कि जब मैं यहाँ थोड़ा सा इसको चेंज करूँगी कि हज़रत मूसा ने अल्लाह से पूछा कि बेहतरीन दुआ क्या है, तो ये लिखा हुआ भी है एक रिलीजियस, मतलब कि कुरान में लिखा हुआ आया है कि द बेहतरीन प्रेयर इज़ टू आस्क मी फॉर विजडम एंड कंटेंटमेंट। जिसको उसने ये 2 नेमतें दे दी, फिर ना जल्दबाजी होती है, फिर जब आपको फैसला लेना होता है आपके अंदर विजडम होता है, आप फौरन कर सकते हैं। उसने कहा जिसको मैंने ये 2 नेमतें दे दी, समझ और तकवा, उससे मैंने अपनी नेमत तमाम कर दी। यानी आपके पास इस्तराब नहीं है ना आपके अंदर, आपकी अलाइनमेंट आउट नहीं है, आपके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है। गिफ्ट राइट, आपको कुरान जो व्हेन देयर इज नो रेजिस्टेंस देन यू नो कि आप जिस जगह हैं, राइट प्लेस एट द राइट टाइम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपने एक वर्ड यूज किया ना, मुझे एक शेर याद आ गया, कहता है खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। इस्तराब वाली बात होती है जरा कुछ करने की आग, यू नो, फैनिंग द फ्लेम इनसाइड यू, खरीदी नहीं जा सकती, अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, बस ये याद रखें। जल्दबाजी से बचने का बेहतरीन अमल, जो उस्मा भी बात करी थी, मैं सिर्फ उस पर कमेंट करना चाह रहा हूँ, आपकी बात भी उसमें मिल जाएगी। जो बेस्ट क्वाड्रेंट होता है वो होता है नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट, और ये तब होता है जब आप अपने टाइम को सही से मैनेज करते हैं। ये सारी चीजें देखें टाइम के ऊपर आती है। एज ए ह्यूमन, इफ यू आर डिसिप्लिन्ड इन योर थॉट्स, you will be disciplined in your actions. Yeah, in life. And when you're disciplined in your actions, you'll start from yourself, you will celebrate your being, you will love yourself, you will celebrate yourself, and then only you will fall for somebody else who can combine, amalgamate, और फिर वो आपकी बात को आगे ले जा सकते। In other words, जो आपने फैसला सही लिया है, गलत लिया है, जल्दबाजी की वजह से नुकसान उठाया या प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से फैसला कर ही नहीं पाए, इन तमाम चीज़ों में जहां हम जो बार बार कह रहे थे, एक टिप जो आपको हेल्प कर सकती है कि पहले तो इस बात में सुकून से आ जाएं कि मैं जहां हूं मुझे इस लम्हे यहीं पे ही रहना चाहिए। आई एम एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। करें अपने फैसलों को कि आपने ये फैसला लिया है, चाहे सही था या गलत था, वो चले मैं कहती हूँ दूसरों ने भी फैसला लिया, अब आप जिस मकाम पे आपका अभी पड़ाव पहुंचा है, जिस पड़ाव पे भी आप हैं वो आपका बेहतरीन पड़ाव है। अब एक्सेप्टेंस के बाद एक और हैबिट भी बना लें। जैसे नॉर्मली मैं डायरी मेंटेन करती हूँ, अब फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ आप अपनी पूरी लिस्ट डाउन कर ले कि इस मंथ में आपको क्या क्या करना है, चाहे वो आपकी ख्वाहिशात से रिलेटेड हो, चाहे आपके बजट से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, ताकि आपको पता हो कि किस तरह से आपने अपनी लाइफ को लेके चलना है। तो प्लान आउट जरूर करें। आयशा जी, आप क्या कहेंगे कि हम we can't decide how our story started and what got us to this point, लेकिन ये कहानी ख़त्म कैसे होगी ये तो मेरे हाथ में है। Of course, देखिए सबसे पहले तो जैसे सर ने भी कहा, मैम ने भी कहा, आप खुद भी बार बार बहुत अच्छा ऐड करिए। सबसे पहले द बेस्ट थिंग व्हाट वी कैन डू इज़ टू लाइक टेक टाइम। जब अगर कोई आपको कह रहा है कि जी आप अभी ये कर दें, अभी ये कर दें, तो कभी ना करें। व्हाट आई डू, जैसे इन्होंने अपना, आई गो ऑफलाइन। ऑफलाइन इज़ लाइक गोइंग इनटू माय ओन, सब चीज़ें बंद की जो आपके फ़ोन है, एंड लेटर ऑन आई एम गोइंग टू चेक ऑन दैट कि जी अब इनको क्या जवाब देना है, इवन एक्सेप्टिंग एन इन्विटेशन। आपकी बात से मेरे जहन में क्या आया कि जब कोई आपको प्रेशराइज करता है किसी जल्दबाज डिसीजन के लिए, उसमें 2 एलिमेंट्स बड़े कॉमन होते हैं। या तो वो आपको एक्साइट करता है और आपको कहता है कि भाई यही वो सब्ज बाग है जिसका तुम्हें इंतजार है, ठीक है, या फिर वो आपकी इनसिक्योरिटी पे प्रे करता है। यानी आपको कहता है कि ओ इतना वक्त गुजर गया है, अब नहीं फैसला लोगे तो कब लोगे, अब शायद यही हो। मैं उसमें सिर्फ एक लाइन ऐड करना चाह रहा हूँ कि स्टॉप चीटिंग ऑन योर फ्यूचर विथ योर पास्ट, लेट इट गो, इट्स ओवर। जो हो गया ना वो हो गया, आज आप ओन कर लें। और टाइम मैनेजमेंट की एवोल्यूशन थ्योरीज देखेंगे ना, तो पहले आया उन्होंने कहा कि जी कैलेंडर रख लो, फिर आया कि ऑर्गेनाइजर रख लो, जैसे मैम बता रही हैं। जो थर्ड जनरेशन है वो कहती है सेल्फ मैनेज कर लो, टाइम मैनेज। यस, बिल्कुल। सो जब आप उस स्पेस में आ जाते हैं, जब आप कहते हैं यू नो आई हैव कम टू टर्म्स विद दिस पॉइंट, यू नो व्हाट यू रिमाइंड मी ऑफ, ओपरा विनफ्रे की मैं एक टॉक सुन रही थी और उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात ये की थी कि जब आप कहते हैं ना लेट गो, फॉरगिव, एक्सेप्ट, उसका बेसिक मतलब ये है कि स्टॉप फाइटिंग विद द पास्ट, अपने माजी से लड़ना छोड़ दीजिए कि वो कुछ मुख्तलिफ हो सकता है। यानी जब आप बैठ के इस बात पे कुर्रे होते हैं ना कि भाई मिसाल के तौर पे फलाने ने मेरे साथ ज्यादती की, तो आप वक्त के उस लम्हे में वापस जा रहे होते हैं और आप कहते हैं यार ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था,
उसको छोड़ दें, वो जैसा हो चुका है वो हो चुका है। शुक्र है कि तब यही हुआ। नहीं, और एक्सेप्टेंस के बाद चेंज आता है। लोग कहते हैं जी हम लाइफ चेंज कैसे करें, जैसे आपने कहा ना, कंप्लीटली एक्सेप्ट कि दिस इज व्हाट इट इज, एंड देन आफ्टर दैट ट्रांजिशन बिगिंस। थैंक यू सो मच आयशा, उज़मा जी एंड बुरहान। इतनी मोटी मोटी सकील बातें हमने की हैं सुबह सुबह, और उम्मीद करते हैं कि ये आप तक पहुंची होंगी। और आज अगर आपने कोई जल्दबाजी में इसलिए फैसला लेने वाले थे क्योंकि किसी ने कहा कि ये ऑफर सिर्फ महदूद मुद्दत के लिए है, तो आप उनको क्या, कोई बात नहीं, अगला वक्त आएगा, अगली बस फिर दोबारा आएगी, अगली फ्लाइट होगी जो मैं कैच कर लूंगा। आखिर में जी आपको बताते चलेंगे, खूबसूरत गुलाबी जोड़ा मुझे LSM ने भेजा था, ये उनकी दास्तान कलेक्शन में से है। पहले इसकी प्री बुकिंग जा रही थी, अभी इनके स्टोर्स में भी अवेलेबल है। सो इफ यू लाइक इट यू कैन गो अहेड एंड बाय इट, एंड आई वांट टू से अ बिग थैंक यू टू देम फॉर सेंडिंग दिस टू मी। और इसी के साथ आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद होने के लिए। आखिर में जी 11/11 ये मेरे लकी टाइम, लकी डेट भी है, और मैंने आज आपको प्रॉमिस किया है कि 11 बजे जब मेरा शो ख़त्म हो जाएगा तो वो तमाम लोग जो ये जानना चाहते हैं कि मेरी पब्लिक स्पीकिंग एंड कॉन्फिडेंस की मास्टर क्लास इस्लामाबाद में कब हो रही है, उनके लिए बिग रिवील है। आई एम गोइंग टू बी अनाउंसिंग द डेट एंड आई एम गोइंग टू बी अनाउंसिंग द टाइम एंड वेन्यू। उस सब के लिए आपको सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा। 11/11 लकी मोमेंट, तो उसके लिए इंतज़ार करते हैं। अभी टेलीविजन से मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होती है ऑन डिजिटल मीडियम। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।